हूं आपके नोट्स में आना। ओके, उन्होंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट बताया है। मिस्टर हार्बलर, ओके, आप देखें दोस्तों यहां पर आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है मिस्टर हार्बलर, ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। इज दैट क्लियर? हमने कहां तक पढ़ लिया था दोस्तों? डेबिट रिकॉर्डेड के बारे में हमने पढ़ लिया था, राइट? लेकिन डेबिट रिकॉर्डर से जो सवाल पूछ लिए गए थे उसका जवाब, कुछ जवाब तो किसने दिया? मिस्टर हार्बलर ने उसका जवाब दिया, ठीक है ना? ओके, देखना दोस्तों वो आखिर जवाब क्या था। ओके, यहां पर सबसे पहले देखिए कि सवाल क्या है। सवाल ये है कि यहां पर आपने ये तो बताया ही नहीं, क्या नहीं बताया? ये वाला, ये तो आपने बताया ही नहीं, क्या नहीं बताया? डजंट एग्जामिन व्हाई कंट्रीज हैव डिफरेंट कॉस्ट, मतलब इसकी अलग कॉस्ट और उसकी अलग कॉस्ट आखिर क्यों है, ये तो आपने बताया ही नहीं, है ना? ओके, ये जो अलग अलग कॉस्ट है उसको रिजॉल्व करने के लिए मिस्टर हार्बलर ने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, और उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दुनिया ने पूछा ये कौन सा नया कॉन्सेप्ट आ गया, कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, उन्होंने बताया लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ कंट्री ए। कंट्री ए 1 आवर में कितना वीट प्रोड्यूस कर लेती है? 6 वीट। और कंट्री ए 1 आवर में कितना क्लोथ प्रोड्यूस कर लेती है? 4 यूनिट्स ऑफ क्लोथ। यानी कि अगर हम कंट्री ए को बोलते हैं नहीं आप क्या बनाओ, वीट बनाओ, तो कहीं ना कहीं कंट्री ए को नुकसान हो रहा है। किस चीज का नुकसान हो रहा है? सी का नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो जो आवर्स डब्ल्यू को बनाने में डाइवर्ट करेंगे फिर वो उन आवर्स में सी को नहीं बना पाएंगे, राइट? ओके, तो उनका कितना सी का नुकसान हो रहा है? 4 सी का नुकसान हो रहा है फॉर एवरी 1 आवर। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 4 सी का नुकसान होता है फॉर एवरी 6 डब्ल्यू। कंट्री ए है, कितने डब्ल्यू बनाती है? 6 डब्ल्यू बनाने की बजाय वो क्या कर सकती है? 4 सी बना सकती है, राइट? यानी 6 सी, यानी 6 डब्ल्यू बनाने पर नुकसान हो रहा है ना उनको, अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है ना, बिकॉज दे हैड एन ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस 4 सी, but rather than producing 4C they moved to producing 6W, which means when producing 6W you have an opportunity loss of how many C? 4C। तो आपका 4C का अपॉर्चुनिटी लॉस है फॉर 6W। यानी सरल शब्दों में क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आपका 0.67C का अपॉर्चुनिटी लॉस है, आपका 0.67C का अपॉर्चुनिटी लॉस है when you produce 1 unit of W। क्या गलत लिख दिया क्या? You have an opportunity loss of 0.67C। हाँ, when you produce every 1 unit of W, ठीक है, नुकसान तो है ना आपका, पर आप ये देख लो कि आपका कितना नुकसान हो रहा है, और आप ये देख लो कि सामने वाले का कितना नुकसान हो रहा है। दोनों में से इंसान वो काम करे जिसका नुकसान कम हो रहा हो, है ना? ओके, यहां पर कंट्री बी को देखो। कंट्री बी अगर डब्ल्यू बनाता है तो कितने डब्ल्यू बनाएगा? 1 डब्ल्यू बनाएगा, और वो ही 1 डब्ल्यू में वो सी कितने बना देगा? 2 सी बना देगा। अब अगर ये बंदा डब्ल्यू बनाने लगे, कौन? कंट्री बी वाला क्या बनाने लगे, तो उसका सी बनाने का नुकसान होगा नहीं होगा? कितना होगा? 2 का नुकसान होगा। अगर ये वीट बनाता है, तो अपन वो बात कर रहे हैं वीट की, ठीक है, अगर ये वीट बनाता है तो इसके कितने का नुकसान होगा? 2C का नुकसान होगा ना बेचारे का। हाँ, तो किसका अपॉर्चुनिटी लॉस ज्यादा है? बी का अपॉर्चुनिटी लॉस ज्यादा है। तो क्या बी से डब्ल्यू बनवाना उचित होगा? क्या बी से डब्ल्यू बनवाना उचित होगा? नहीं, क्योंकि बेचारे उस गरीब का कितना अपॉर्चुनिटी लॉस है? 2C का अपॉर्चुनिटी लॉस है।
तो ये अपॉर्चुनिटी लॉस किसको करवा दो, उसको करवा दो जिसका अपॉर्चुनिटी लॉस कम है, कि भाई तू ये अपॉर्चुनिटी लॉस होने दे। यानी कि कंट्री ए आप सी का प्रोडक्शन करो या मत करो, कंट्री ए आप सी का प्रोडक्शन मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि वहां आपका अपॉर्चुनिटी लॉस कम है, यानी आपने नहीं भी प्रोड्यूस करा ना सी का, तो आपका नुकसान है, लेकिन आपका कम नुकसान है। और कंट्री बी अगर नहीं करती प्रोडक्शन सी का, तो उसका नुकसान ज्यादा है। इज दैट क्लियर? बोलो ओके। इसको अपन अदर वे राउंड भी देख सकते थे। अदर वे राउंड का मतलब क्या है? मैंने अभी बेस किसको बनाया? W को बेस बनाया और अपॉर्चुनिटी लॉस किस टर्म्स में कैलकुलेट किया? सी में। ऑल्टरनेटिवली मैं क्या कर सकता था कि, है ना, सी को बेस बनाकर W का अपॉर्चुनिटी लॉस कैलकुलेट कर लेते। ठीक है, फिर W का प्रोडक्शन किसको करने देते? जिसका W को नहीं प्रोड्यूस करने से अपॉर्चुनिटी लॉस ज्यादा है, उसको बोलते हैं नहीं नहीं आप तो करो W प्रोड्यूस, क्योंकि नहीं तो कितना सारा नुकसान हो जाएगा, है ना। ओके, जैसे यहां पर हमने कंट्री बी को क्या बोला, नहीं नहीं आप तो सी करो प्रोड्यूस, क्योंकि अदरवाइज आपका नुकसान ज्यादा है सी नहीं प्रोड्यूस करने में और सी की बजाय W प्रोड्यूस करने में। ठीक है, ओके चलो ये वाला आप मुझे करवाओ। ये वाला कैसे करेंगे? मैं अपॉर्चुनिटी लॉस कैलकुलेट करना चाहता हूं, लेकिन मैं कौन सा वाला अपॉर्चुनिटी लॉस कैलकुलेट करना चाहता हूं? मैं कौन सा वाला अपॉर्चुनिटी लॉस कैलकुलेट करना चाहता हूं? सी का अपॉर्चुनिटी लॉस कैलकुलेट करना चाहता हूं, या सी को बेस बनाकर W का अपॉर्चुनिटी लॉस में कैलकुलेट करना चाहता हूं? ठीक है चलो ओके। दोस्तों मान लो कि कंट्री ए है और उसने 4C बनाया, क्या नुकसान हो जाएगा उसको 4C बनाने से? गए उसके 6W, यानी फॉर एवरी 1C दे हैव एन अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ 1.5W। गलत बोल दिया क्या? ओके, गलत बोल दिए क्या हम? तो 1.5W का नुकसान है, का अपॉर्चुनिटी लॉस है फॉर 1C। चलो एक काम करते, कंट्री बी चलते हैं। हाँ, कंट्री बी को हमने बोला है कंट्री बी सी बनाओ, उसने बोला ठीक है बना लेती हूँ सी बना लिया उसने। पर उसके 2C बनाने के चक्कर में कितने का नुकसान हो गया? 1W का नुकसान हो गया, यानी फॉर एवरी 1 यूनिट ऑफ सी, यहां पर अपॉर्चुनिटी लॉस कितना है? 0.5W का अपॉर्चुनिटी लॉस है फॉर एवरी 1। कहां अपॉर्चुनिटी लॉस कम है? कंट्री बी में। तो इंसान को अपॉर्चुनिटी लॉस कौन सा कर लेना चाहिए कि चलेगा यार, ये अपॉर्चुनिटी लॉस ज्यादा वाला है कम वाला? कम वाला। यानी हम नुकसान किसका करवाएं, अपॉर्चुनिटी लॉस किसका करवाएं? ए का अपॉर्चुनिटी लॉस करवाएं या बी का? बी का अपॉर्चुनिटी लॉस करें कि आप तो लूज कर दो ये अपॉर्चुनिटी, कर दो आप तो ये अपॉर्चुनिटी लूज कर दो, राइट। कौन सी अपॉर्चुनिटी लूज कर दो? सी को प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी लूज कर दो, है W, क्योंकि उसमें आपका क्या जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 0.5W जाएगा, लेकिन वो सामने वाले ने नहीं प्रोड्यूस करा ना, उसका कितना जाता है? 1.5W का नुकसान होता है, उसको W का नुकसान मत करने दो। मतलब सरल शब्दों में उसको W प्रोड्यूस करने दो और आप क्या करो, सी प्रोड्यूस करो और अपना W का अपॉर्चुनिटी लॉस होने दो, क्योंकि आपका काम है। अल्टीमेटली दुनिया गोल है, डिसीजन निकल कर सेम आ रहे, लेकिन जब एग्जाम में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, वो डेटा देते हैं तो आपसे पूछते हैं कि बताओ इस कंट्री ने क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और उस कंट्री ने क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, तो उनको ऐसे देख के नजरों से थोड़ी ना बताएंगे बाय इंस्पेक्शन आई फाउंड दैट कंट्री ए शुड प्रोड्यूस दिस एंड बी। वो बोलेंगे इंस्पेक्शन क्या होता है, ये बताओ कैसे करा, तो देन यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, हाँ, अपॉर्चुनिटी लॉस। एक सिंगल प्रोडक्ट उठा लेना, सी उठाए तो सी दोनों का उठा लेना और अपॉर्चुनिटी लॉस इन टर्म्स ऑफ W कैलकुलेट कर देना। जिसका अपॉर्चुनिटी लॉस W में ज्यादा है उसको W ही प्रोड्यूस करने देना, और जिसका अपॉर्चुनिटी लॉस W में कम है ना, उसको बोलना भाई W मत प्रोड्यूस करो, क्योंकि तुम्हारा वैसे ही कम नुकसान है, नहीं प्रोड्यूस करा तो तुम दूसरा वाला क्या प्रोड्यूस करो, सी। इज दैट क्लियर? ठीक है ओके दोस्तों, ये बात किसने समझाई हमको आकर? हार्बलर ने। इज दैट क्लियर? अपॉर्चुनिटी लॉस की टर्म्स में आप कैलकुलेशन करो, यानी एक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में जो रिसोर्सेज जा रहे हैं उसको कैसे क्वांटिफाई कर दिया, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस। ठीक है ओके। लेकिन फिर भी यहां पर कुछ सवाल अभी भी जिंदा रह गए, जिसमें सबसे पहला सवाल ये था कि आखिर ये कंपैरेटिव डिसएडवांटेज और एडवांटेज है ही क्यों? मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि एक कंट्री सी को एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रही है और
दूसरी कंट्री डब्ल्यू के एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रही। ये फिर दोस्तों हमें जवाब मिला कहां पर, हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी ऑफ ट्रेड। ठीक है दोस्तों, अपन कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं आपको समझ भी पड़ रहा है। सबसे पहले जमाने में, पुराने जमाने में क्या चलता था, मर्केंटाइलिस्ट व्यू, राइट। फिर उसके बाद चला थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज बाय एडम स्मिथ, यानी ए फॉर एब्सोल्यूट एंड ए फॉर एडम्स। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद क्या चला, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव, वो किसने बताया, डेविड रिकॉर्डो ने, राइट। और डेविड रिकॉर्डो ने कुछ एक दो सवाल छोड़ दिए थे तो उसको हार्बलर ने आकर आंसर किया, मतलब वो डेविड रिकॉर्डो की थ्योरी का ही पार्ट है वो। ठीक है, ओके। लेकिन फिर भी कुछ सवाल थे जो यहाँ पर अधूरे रह गए, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था कि ये ऐसा हो क्यों गया कि वहां कम समय लग रहा है प्रोडक्शन करने में और यहाँ पर ज्यादा समय लग रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो गया। उसका एकदम सही साठ आंसर किसने दिया, हेक्सचर और ओहलिन नाम के दो व्यक्ति थे। इनके साथ एक और व्यक्ति थे नोन एज सैमुअल्सन, लेकिन उनका नाम ज्यादा चलता नहीं है, राइट। तो हेक्सचर ओहलिन थ्योरी ऑफ ट्रेड अब इस चीज का आंसर देने वाली है कि आखिर फैक्टर्स, कि आखिर किसी गुड्स को इस कंट्री में प्रोड्यूस करने में कॉस्ट कम क्यों आती है और उसी गुड्स को दूसरी कंट्री में प्रोड्यूस करने में कॉस्ट क्यों ज्यादा आती है। मतलब कम ज्यादा समय लगता है तो कॉस्ट कम ज्यादा लगती, तो आखिर ऐसा होता क्यों है। ठीक है, ओके। यानी ये हेक्सचर ओहलिन थ्योरी ऑफ ट्रेड, ट्रेड करने के खिलाफ है, या ये भी इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट ही करती है, लेकिन और जस्टिफाई करती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ओके, तो दोस्तों उसके लिए मुझे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। अच्छा एक मिनट यार, इस थ्योरी के दो और दूसरे नाम है। एक तो क्या नाम है, फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी ऑफ ट्रेड, फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी ऑफ ट्रेड। और दूसरा नाम क्या है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड। ठीक है, ओके। दोस्तों इन दोनों में से आपको किस नाम में ज्यादा उलझन लग रही है, फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी ऑफ ट्रेड। मतलब उसमें भी आपको एक वर्ड है जो कि है ना, एंडाउमेंट, कि आखिर ये एंडाउमेंट क्या होता है, राइट। आप इसको एंडाउमेंट को ऐसा समझ सकते हो, गॉड गिफ्ट। एंडाउमेंट क्या होता है, गॉड गिफ्ट। ठीक है, आपको भी कुछ गॉड गिफ्ट है, कुछ तो होगा ही सही, आपको भी कुछ गॉड गिफ्ट होगा, मुझे भी कुछ गॉड गिफ्ट है, राइट। तो आप इसको ऐसा मान सकते हो कि इट इज सम एबिलिटी और सम क्वालिटी विच इज इनहेरिटेड। यानी दुनिया की हर कंट्री रहती जिसको कुछ ना कुछ स्पेशलिटी दे रखी है, डोंट यू थिंक सो। जैसे बांग्लादेश है तो बांग्लादेश की भी कुछ स्पेशलिटी है, कनाडा है तो कनाडा की भी कुछ स्पेशलिटी है, जमैका है तो जमैका की भी कुछ स्पेशलिटी, और इंडिया की भी कुछ स्पेशलिटी, अमेरिका की भी कुछ स्पेशलिटी। यानी क्या कर रखा है, इट्स अ गॉड गिफ्ट, इट्स एन एंडाउमेंट, राइट, जो कि आपको ऐसे खून से ही मिला है, जो कि आपको बचपन से ही मिला है, राइट। यानी जब कंट्रीज बसना शुरू हुई थी तभी कुछ ऐसी इनहेरेंट एबिलिटीज थी जो कुछ कंट्रीमैन के पास थी, और कुछ दूसरी इनहेरेंट एबिलिटीज थी जो कि दूसरे कंट्रीमैन के पास थी, राइट। क्या आप इस बात को अग्री करते हैं, हाँ जी, हाँ बोलना पड़ेगा, ओके। दोस्तों आप यहाँ पर एंडाउमेंट का मीनिंग चाहो तो अपने स्टडी मटेरियल में लिख लो, राइट, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आप यहाँ पर एंडाउमेंट का मीनिंग लिख लीजिए, मैं आपको डिक्टेट करवाता हूं, आप नोट कर लीजिए। द मीनिंग ऑफ एंडाउमेंट मीन्स क्वालिटी और एबिलिटी, means quality or ability inherited by someone, means quality or ability inherited by someone। full stop। in the present case, in the present case what quality God has gifted to a particular country, in the present case what quality God has gifted to a particular country। बहुत शानदार थ्योरी है दोस्तों, जिससे आपको ये पता चलेगा what quality God has gifted to a particular country। मतलब आप भी कभी कभी सोचकर आश्चर्य में पड़ जाते होंगे कि अमेरिका में जब हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स देखते हैं तो आपको मालूम है लैपटॉप कहां पर महंगा और कहां सस्ता मिलता है, इंडिया में महंगा सस्ता मिलता है, फिर अमेरिका में, अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सस्ती मिलती है, राइट। क्या सारी आइटम्स अमेरिका में सस्ती मिलती है, या कुछ कुछ ऐसे भी गुड्स होते हैं जो इंडिया में सस्ते मिलते हैं,
कुछ कुछ ऐसे गुड्स रहते हैं जो इंडिया में सस्ते मिलते हैं और अमेरिका में महंगे मिलते हैं, और कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो अमेरिका में सस्ते मिलते हैं और इंडिया में महंगे मिलते हैं। उसका एग्जाम्पल ही ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मतलब आप मोबाइल फोन्स भी वहां पर खरीदोगे अमेरिका में तो मोबाइल फोन वहां सस्ता रहेगा और यहाँ पर इंडिया में महंगा रहेगा। लैपटॉप्स वहां सस्ते रहेंगे, यहाँ पर महंगे रहेंगे, राइट। आज उस राज के पीछे दोस्तों क्या बात है वो अब हम एड्रेस करने जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। ओके, तो दोस्तों आज से लगभग 20 साल पहले आप फ्लैशबैक में आओ, है ना। ओके, हर कंट्री को भगवान ने कुछ ना कुछ एबिलिटीज दे रखी, कुछ ना कुछ क्वालिटीज दे रखी, राइट। ओके, यानी अब इसको हम क्या कर रहे हैं, हम इसको इंडिया और अमेरिका के रिस्पेक्ट में लेने की बजाय दो फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, राइट। ओके, तो सबसे पहली तो इस थ्योरी की खास बात पता है क्या है कि ये थ्योरी कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रही? टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रही। इसके पहले वाली जितनी सारी थ्योरी थी ना, वो सारी की सारी सिर्फ एक सिंगल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रही थी, और आपको मालूम है क्या? लेबर। वो सिर्फ क्या बोलते हैं? लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मैंने भी तो आपको यही समझाया था यार वहां तक, that labor is the only factor of production, but this theory says no, there are two factors of production where one is capital and another is labor। यार लेबर तो है ही सही ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल भी होती है क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? यस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मीनिंग समझते हो क्या? यानी वो चीज जो प्रोडक्शन करने में मदद दे, ठीक है। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट वी हैव टू कंट्रीज। ओके, one is country A and another is country B, so on the left side of this globe we have country A, ठीक है। ओके, दोस्तों ये जो कंट्री A है, हम इसको एक काम करते हैं 2 मिनट के लिए अमेरिका मान लेते हैं, राइट। वैसे अमेरिका उस तरफ नहीं इस तरफ है मैप में, बट ठीक है, जो कंट्री ए है आप उसको क्या मान लो 2 मिनट के लिए? अमेरिका मान लो, राइट। ओके, दोस्तों अमेरिका में पॉपुलेशन इंडिया से ज्यादा है या इंडिया से कम है? इंडिया से कम है। इसका इम्प्लाइड मीनिंग है कि वहां पर जो वर्क फोर्स है वो कम है, लेकिन वहां पर पैसा खूब है, मैंने ऐसा सुन रखा है ना। वहां पर लोगों के पास पैसा खूब है, राइट। लिक्विडिटी वहां पर खूब ज्यादा है, राइट। मतलब फॉरेन का जो मार्केट है, इक्विटी मार्केट्स है, वो मोस्ट डेवलप्ड मार्केट है वहां का इक्विटी मार्केट, और सबसे ब्रॉड मार्केट है। बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर लिस्टेड है और खूब पैसा है अमेरिका में, राइट। ओके, लेकिन वहां पर प्रॉब्लम क्या है? वहां पर लेबर, वहां पर वर्कर्स नहीं है। उनकी जो पॉपुलेशन है वो हमसे काफी कम है। अगर हम 130 करोड़ से, तो वो सिर्फ 30-35 करोड़ है, 33 करोड़ मान लो अपन रफली, राइट। मतलब हमसे रफली 1/4 पॉपुलेशन हो गई उनकी। हाँ, हमारे यहाँ पर अगर 4 इंसान दिखते तो वहां पर उसके बदले में सिर्फ एक ही इंसान दिखता है। दूसरा एरिया, तो मैं अभी एरिया का डिफरेंस तो काउंट ही नहीं कर रहा हूँ, राइट। सो नाउ डू यू एग्री कि अमेरिका को भगवान ने इंसान कम दिए लेकिन पैसा ज्यादा दिया, राइट। ओके, वहीं इस तरफ अगर हम कंट्री बी में आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जनसंख्या ही जनसंख्या है और आबादी ही आबादी है, राइट। अगर हम इंडिया और चाइना की बात करें तो, राइट। ओके, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर पैसा कम है, कम ही है, तो यहाँ पर पैसा कम है, ठीक है। ओके, अब क्या होता है ना दोस्तों कि जो भी गुड्स आप और मैं प्रोड्यूस करते हैं उसमें कुछ गुड्स ऐसे रहते हैं जो कि लेबर इंटेंसिव होते हैं, और कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, राइट। कुछ गुड्स कैसे होते हैं? कैपिटल, कुछ गुड्स होते हैं लेबर इंटेंसिव, यानी जिसमें लेबर का ज्यादा यूज है लेकिन कैपिटल का ज्यादा यूज नहीं है। और कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसमें कि कैपिटल का ज्यादा यूज है लेकिन लेबर का यूज कम है, ठीक है। ओके, इसके हम दो एग्जाम्पल ले लेते, राइट। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फसल, ये लेबर इंटेंसिव काम है। बीज बोना, उसके पहले वो खेत जोतना, फिर बीज बोना, फिर फसल की कटाई, और वो समय समय पर पानी देना। सो एग्रीकल्चर इज अ कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, लेबर इंटेंसिव, है ना। ओके, राइट। फूड, फूड क्या हुआ? एक तरीके से लेबर इंटेंसिव हो गया, राइट। ओके, लेकिन यही मशीन टूल्स अगर बनते, मशीन टूल्स, राइट। ओके, तो मशीन टूल्स के लिए हमें मशीन चाहिए और मशीन के लिए हमें पैसे चाहिए। उसमें ज्यादा वर्कर की जरूरत नहीं, वो तो एक बंदा ही मशीन पूरी चला लेगा, राइट। लेकिन मशीन खरीदने के लिए, एडवांस मशीन के लिए हमें पैसे चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। तो मशीन टूल्स का काम कैसा हो गया? लेबर इंटेंसिव हो गया है, कैपिटल इंटेंसिव? कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है, बोलो। ओके, तो मैंने यहां पर दो गुड्स लिख ली। एक तो मैंने लिख लिया लेट अस से एग्रीकल्चर, और दूसरा मैंने लिख लिया यहां पर मशीन टूल्स।
तो क्या अमेरिका वाले खाना नहीं खाएंगे, या वो लोग वहां पर एग्रीकल्चर भी करेंगे? करेंगे, है ना। वो लोग वहां पर मशीन टूल्स भी बनाएंगे क्या? बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, इधर हम इंडिया चाइना वाले हम भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करेंगे, यस, और हमें भी मशीन टूल्स की जरूरत होगी। लेकिन अब देखना क्या होगा, क्योंकि वहां पर पैसा खूब है, वहां पर पैसा खूब है, राइट। तो कौन सा काम वो लोग ऐसे फटाफट आसानी से कर लेंगे? मशीन टूल्स। उनका अच्छा मशीन टूल्स में पैसा लगता है, अरे पैसा तो ये ले यार, ये रखे डॉलर डॉलर जेब में, ये लो लगाओ मशीन, मशीन टूल्स बनाओ, राइट। जिसकी वजह से वहां पर मशीन टूल्स का सप्लाई सेंटर ज्यादा होगा, और मशीन टूल्स का अगर सप्लाई ज्यादा होगा तो वहां पर मशीन टूल्स के जो प्राइजेस होंगे, मतलब उस पर्टिकुलर टूल का जो फाइनली प्राइस आएगा वो कम आएगा, राइट। यानी यहां पर मशीन टूल्स कैसे रहेंगे? चीप। लेकिन यहां पर एग्रीकल्चर इज अ लेबर इंटेंसिव एंड देयर यू डोंट हैव पीपल, तो वहां पर कम लोग होंगे, और कम लोग होंगे तो फिर वो ज्यादा पैसा मांगेंगे, ज्यादा वेजेस मांगेंगे, और ज्यादा वेजेस मांगेंगे आपको देनी पड़ेगी। यानी क्योंकि एग्रीकल्चर, ध्यान से सुनना, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर लेबर का कंपोनेंट ज्यादा है, और क्योंकि लेबर वहां कम है तो उनकी कॉस्ट ज्यादा है, तो वहां पर एग्रीकल्चर महंगा होगा, है ना। वहां पर एग्रीकल्चर महंगा होगा, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं टू डिफरेंशिएट कि कुछ गुड्स होते हैं लेबर इंटेंसिव और कुछ गुड्स होते हैं मशीन इंटेंसिव, ठीक है। अच्छा, यही अगर हम उड़कर अमेरिका से उड़कर इंडिया में आए तो हमने यहाँ पर क्या देखा यार? यहाँ पर तो आबादी 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 आबादी, राइट। तो जो लेबर इंटेंसिव काम है यहाँ पर, वो करने के लिए एक की जगह चार हाथ है हमारे पास, तो बोलो यार यस। तो यहाँ पर भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होगा, लेकिन वो कैसा होगा? महंगा होगा या रिलेटिवली चीप होगा? रिलेटिवली चीप, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी आबादी है कि अगर आपने काम करने के लिए आवाज लगाई तो बहुत सारे लोग तैयार हो जाएंगे यार। जैसे इंडिया में जॉब की वैकेंसी ओपन होती है ना, तो कितनी सारी एप्लीकेशंस आती है, क्योंकि यहाँ पर खूब सारे लोग हैं। तो यहाँ पर कोई सा भी लेबर इंटेंसिव काम करोगे तो सस्ते में हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोग काम करने वाले हैं, तो सप्लाई बहुत ज्यादा, और सप्लाई बहुत ज्यादा है तो वैल्यू। आप सोचते हो ना कि अमेरिका में सैलरी ज्यादा क्यों मिलती है, आज आपको कारण मालूम चला, क्योंकि वहां आबादी कम है। आबादी कम है तो फिर पर पर्सन उनको ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे अगर उन कम लोगों से काम करवाना है तो। तो अपनी क्या बात हो रही थी कि यहाँ पर एग्रीकल्चर चीप होगा, कॉस्टली होगा, क्या होगा, मतलब थोड़ा सा बताओ ना। एग्रीकल्चर यहाँ पर चीप होगा, लेकिन अगर मशीन टूल्स की बात आएगी तो यहाँ पर फिर हमें कुछ ही धनाढ्य लोग हैं जो मिलेंगे जिनके पास पैसा होगा, है ना। अभी धीरे धीरे इंडिया में भी पैसा बढ़ता जा रहा है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट 20 years ago, राइट। तो वहां पर तो पैसा कम था, मशीन्स लगाने के लिए, कारखाने लगाने के लिए हमारे पास पैसा कम था, तो कुछ ही लोग लगा पाते थे, और फिर वो जो बंदा पैसा लेकर बैठा है वो फिर उस पर ज्यादा रिटर्न मांगता था। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा है, मुझे रिटर्न ज्यादा चाहिए। तो ऐसे केस में क्योंकि कैपिटल वैसे ही कम है, तो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का यहाँ पर प्रोडक्शन कम होगा, और प्रोडक्शन कम होगा मतलब सप्लाई कम होगा, तो फिर प्राइजेस ज्यादा आएंगे। यानी यहां पर मशीन टूल्स कैसे होंगे? कॉस्ट। बोलो। तो मिस्टर हेक्शर ओहलिन ने क्या बताया कि देखो, भगवान ने हर कंट्री को कुछ ना कुछ फैक्टर एंडाउमेंट दे रखा है। कहीं पर लेबर इंटेंसिव काम करने के लिए लेबर ज्यादा दिया है, तो कहीं पर कैपिटल इंटेंसिव काम करने के लिए कैपिटल ज्यादा दी है, राइट। ओके। अब क्या होगा कि अगर कंट्री एक खुद से ही एग्रीकल्चर और मशीन टूल्स दोनों प्रोड्यूस करेगा, तो वहां पर जो वर्कर्स है ना, वो कौन सा काम करना पसंद करेंगे? एग्रीकल्चर वाला काम करना पसंद करेंगे या मशीन टूल्स वाला? एग्रीकल्चर वाला काम वहां के वर्कर करना पसंद करेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि जब आप एग्रीकल्चर का काम करोगे और वो लेबर इंटेंसिव, तो वहां पर आपको वेजेस ज्यादा मिलेगी, राइट। लेकिन अगर आप पैसा लेकर बैठे हुए हो तो यहाँ पर आपको पैसों पर जो रिटर्न मिलेगा वो कम मिलेगा, क्योंकि आपके नहीं, उसके पास भी पैसा है ना, उसके पास भी, सबके पास ही पैसा है, तो हर कोई लगाने के लिए उधार बैठा है, तो आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कम हो जाएगा। आज आपको ये भी मालूम चल गया कि क्यों अमेरिका में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होती है। क्यों कम होती है दोस्तों अमेरिका में रेट ऑफ इंटरेस्ट? क्योंकि वहां पैसा ही इतना है कि हर कोई उधार बैठा है। लो मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, लो मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, राइट। तो हर कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार बैठा है। तो मैं किसी से भी बोरो करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? नहीं, मैं 5% नहीं, मैं 4% ही दूंगा इंटरेस्ट। तो कोई भी बोलेगा ठीक है, आप ये एक काम करो, पैसा इतना ही, आप ले लो 4% पर। इज दैट क्लियर? तो इसलिए अमेरिका में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होती है, क्योंकि वहां पर पैसा, लिक्विडिटी ज्यादा है, राइट। तो एक वर्कर क्या चाहेगा कि मैं
कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन करूं या फिर मैं एग्रीकल्चर यानी कि लेबर इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन करूं? एक वर्कर क्या चाहेगा? लेबर इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन करूं। क्यों? क्योंकि वो क्या बोलेगा, मुझे यहां पर वेज रेट ज्यादा मिलती है, तो अमेरिका में वेज रेट ज्यादा होंगी, राइट। और अमेरिका में जो कैपिटल पर आपको रिटर्न मिलेगा ना, जिसको हम एक तरीके से रेंट भी कह सकते हैं, किराया भी कह सकते हैं, कि किराए पर जो हमें कैपिटल, किराया जो मिलेगा हमें कैपिटल पर, यानी सरल शब्दों में इंटरेस्ट कम होगा। अच्छा, इंडिया में बिल्कुल ठीक अपोजिट सिचुएशन होगी, राइट। इंडिया में क्या होगा कि अगर आप लेबर इंटेंसिव काम कर रहे हो तो आपकी ज्यादा इज्जत नहीं है, वो बोलेंगे ठीक है तू नहीं करता, तेरा दूसरा भाई तैयार है, राइट। तो यहाँ पर वेज रेट ज्यादा होंगी कम होंगी? कम होंगी, राइट। लेकिन यहाँ पर जो धनी इंसान है, जो पैसा लेकर बैठा है, वो कैसा छापता है, राइट, पैसे से पैसा छापता है, उसको रिटर्न भी ज्यादा मिलने को होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैपिटल कम है तो उसकी इज्जत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कैपिटल पर रिटर्न मिलेगा वो ज्यादा। बस अगर आप इतना समझ गए ना, आगे तो मैं पूरा समझा दूंगा। यहाँ पर कैपिटल का जो रेंट मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। वो बोलेगा पैसा नहीं है मार्केट में, मेरे पास पैसा है, मेरे को इतना रिटर्न होना, राइट, ओके। अब क्या हुआ, मिस्टर हेक्सर ओहलेन ने कहा कि जब अमेरिका वाले झांक कर देखेंगे इंडिया में और वो कहेंगे अच्छा यहाँ पर तो इतनी सारी वर्कफोर्स है, यहाँ पर तो इतनी सारी वर्कफोर्स है, और अमेरिका वाले देखेंगे अच्छा इंडिया में तो एग्रीकल्चरल कमोडिटी इतने सस्ते में मिल रही है, क्योंकि एग्रीकल्चरल कमोडिटी लेबर इंटेंसिव है और इंडिया में लेबर बहुत सारे हैं, तो इंडिया में तो एग्रीकल्चरल कमोडिटी बहुत सस्ते में मिल रही है। और हमारे यहाँ पर अगर हम एग्रीकल्चरल का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो इतना कॉस्टली जा रहा है। क्यों कॉस्टली जा रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ पर वर्कर कॉस्टली है और ये लेबर इंटेंसिव काम है, तो और ज्यादा कॉस्टली। अमेरिका क्या बोलेगा, अपन क्यों करें प्रोडक्शन, उसकी बजाय हम क्या करें, इंडिया से इंपोर्ट कर लें। यानी इंडिया, हे इंडिया तुम एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करो और वो हमें भेज दो, वहां से इंडिया से एक्सपोर्ट कर दो, अमेरिका में हम इंपोर्ट कर लेते। अच्छा, अब जब इंडिया एग्रीकल्चरल कमोडिटीज प्रोवाइड करेगा किसको, अमेरिका को, तो क्या वो कॉस्टली देगा या वो जो चीप रेट है उसमें थोड़ा बहुत मार्जिन जोड़कर दे देगा? थोड़ा बहुत मार्जिन जोड़कर दे देगा। यानी सरल शब्दों में लेट्स क्वांटिफाई कि वो चीज जो यहाँ पर पहले $10 पर केजी थी और इंडिया में वही चीज इक्विवेलेंट टर्म्स में लेटर से $4 पर केजी में प्रोड्यूस हो जाती, इक्विवेलेंट टर्म्स में $4 में, तो इंडिया वाला क्या करेगा, बोलेगा ठीक है ना, दे देते ना, हम $5 में दे देते, क्या प्रॉब्लम है हमको, राइट, ओके। तो इसकी वजह से पता है क्या होगा अब अमेरिका में, अमेरिका में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करने वाले बिजनेसमैन, उनकी इनकम कम हो जाएगी, और एग्रीकल्चर में जो वर्कर लगे हुए हैं उनकी वेज रेट्स कम हो जाएगी, क्योंकि वो सिंपल बोलेंगे ना इंडिया से इतने कम में आ रहा है, तो अपना मार्जिन ही नहीं बचा, मार्जिन नहीं बचा तो फिर वर्कर को आप सैलरी कहां से देंगे, तो वहां पर वेज रेट्स कम हो जाएंगे। मतलब जो हाई वेज रेट्स वो धीरे 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 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर? बोलो ओके। यानी डोंट यू थिंक कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर वुड बी एन इक्विलिब्रियम, कि इंडियन बंदे की जो इनकम है वही इनकम अमेरिकन बंदे की हो जाएगी। यानी सरल शब्दों में इंडिया वाले की थोड़ी इनकम बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अब उसको एक नया मार्केट में मिल गया, एक्सपोर्ट मार्केट। तो यहाँ पर लेबर इंटेंसिव में जो लेबर इन्वॉल्व है उसकी वेज रेट्स थोड़ी सी बढ़ेंगी, यहाँ पर ऐसी फर्म्स का प्रॉफिट थोड़ा बढ़ेगा, जिसकी वजह से इंडिया में थोड़ा सा एग्रीकल्चर कॉस्टली हो जाएगा, लेकिन अमेरिका में वो कम हो जाएगा। जो लोग वहां पर एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं उनकी इनकम कम होगी, वहां के वर्कर्स की वेज रेट कम होगी। यानी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसा हो जाएगा, एकदम स्टेबलाइजेशन हो जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद बात किसकी करेंगे हम, मशीन टूल्स की। क्या मशीन टूल्स मुझे आपको समझाने की जरूरत है या आप भी मन ही मन समझ रहे हैं? हाँ, कौन किसको फोन लगाएगा, अमेरिका वाला इंडिया को फोन लगाएगा, इंडिया वाला अमेरिका में झांकेगा? इंडिया वाला बोलेगा यार आपके यहाँ तो बढ़िया, आपके यहाँ तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कम में प्रोड्यूस होते हैं, ऐसा कैसे? उन्होंने बोला पैसा ही इतना, हम तो मशीन ही मशीन लगी, सब काम ऑटोमेटिक है हमारे यहाँ पे तो, और क्योंकि पैसा इतना है ज्यादा कि हम तो लो रेट ऑफ रिटर्न में भी काम कर लेते हैं। यानी हम कैपिटल पर जो रेंट चार्ज करते हैं वो बहुत कम है, यानी सरल शब्दों में जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो बहुत कम है। और इंडिया वालों आपके पास वहां पर कैपिटल क्योंकि कम है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, तो वो जहां वहां जो भी मशीन टूल्स का काम करता है वो ज्यादा प्रॉफिट चाहता है। वहां पर जो इंडिया में लेबर्स हैं जो कि मशीन टूल्स बनाने में लगे हुए हैं,
वो देखते हैं यार यहाँ तो मशीन टूल्स महंगे में बिकता है, तो वहां के वर्कर को वेज रेट भी अच्छी मिलती है जो ये काम करता है। इंडिया वाला बोलेगा अच्छा ऐसा है क्या, तो इंडिया वाला क्या बोलेगा, हे अमेरिका क्या करो, मशीन टूल्स हमको इंपोर्ट कर दो। जब हम वहां से मशीन टूल्स इंपोर्ट करेंगे तो दोस्तों फिर यहां पर मशीन टूल्स उतना महंगा रह जाएगा जितना एक इंडियन प्रोड्यूस कर रहा है, या कम हो जाएगा रेट, कम हो जाएगा रेट, राइट, ओके। और कम हो जाएगा रेट तो यहां पर भी कैपिटल पर जो रिटर्न पहले अदरवाइज ज्यादा मिलता था वो अब कम हो जाएगा। यहाँ जो वर्कर्स एंगेज्ड थे उनकी जो वेज रेट थी वो पहले ज्यादा थी, इन लोगों से एग्रीकल्चर वालों से किसकी वेज रेट ज्यादा थी, जो मशीन टूल्स का काम करता है ना वर्कर, उसकी इज्जत ज्यादा थी, क्योंकि मशीन टूल्स में पैसा ज्यादा मिलता था इंडस्ट्रियलिस्ट को। लेकिन अब ज्यादा मिलेगा क्या, नहीं। तो देखा जाए तो वर्कर्स की वेजेस भी यहाँ पर कम हो जाएगी, सेलिंग प्राइस भी मशीन टूल्स की इंडिया में कम हो जाएगी। अच्छा अमेरिका वाला इधर से मशीन टूल्स भेजता जाएगा, है ना, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर थोड़ा सा सप्लाई कम होगा ना, अमेरिका के लोकल में मशीन टूल्स का सप्लाई कम होगा, जिससे वहां पर मशीन टूल्स का थोड़ा सा रेट बढ़ जाएगा। तो अमेरिका में क्या होगा, मशीन टूल्स का थोड़ा सा रेट बढ़ेगा, लेकिन इंडिया में मशीन टूल्स का रेट कम होगा। अल्टीमेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर वुड अगेन बी एन इक्विलिब्रियम। बोलो ठीक है, यस। तो उन्होंने जस्टिफाई कर दिया कि आखिर अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्रोडक्ट्स की प्राइजेस क्यों अलग अलग होती है, शुरुआत में अलग अलग होती है विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड, बट एज सुन एज यू स्टार्ट डूइंग इंटरनेशनल ट्रेड देयर वुड बी एन इक्विलिब्रियम। इज दैट क्लियर? और इस इक्विलिब्रियम को बिठाने से आपकी कंट्री में, आपकी कंट्री के जो लोग हैं उनको दोनों ही चीजें ओवरऑल कम में मिलती है। यार अमेरिका वालों को खाने को ज्यादा में मिलता था, तो अमेरिका वाले ने क्या करा, इंपोर्ट करना शुरू करा, तो अब वहां के लोगों को एग्रीकल्चर कम में मिला। हालांकि मशीन टूल्स का थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ गया, लेकिन ओवरऑल बेसिस पर तो कॉस्ट रिडक्शन ही हुआ। सिमिलरली इंडिया में भी यार ये मशीन टूल्स पहले बहुत कॉस्टली थे, पर अब कितने सस्ते हो गए। हालांकि थोड़ा सा हमारा एग्रीकल्चर का रेट बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्योंकि हम एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दी। पर हमारे यहाँ क्या कमी, हम लेबर इंटेंसिव है, हम और ज्यादा, क्योंकि वो काम ही लेबर इंटेंसिव है। हम पहले 1 करोड़ की आबादी एग्रीकल्चर में लगी थी, तो अब 1.5 करोड़ की आबादी लगा देंगे। कोई कमी पड़ रही है क्या? नहीं। वैसे ही यहाँ पर कोई कमी पड़ रही है क्या पैसों की? वो बोलेंगे अच्छा मशीन टूल को और प्रोडक्शन करना है, करते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, कैपिटल तो खूब रखा है हमारे पास। तो ओवरऑल बेसिस पर वर्ल्ड में क्या होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, राइट। हर वर्कर सेम वेज रेट कमाएगा, हर प्रोडक्ट दुनिया में एक जैसे रेट में बिकेगा, एज्यूमिंग कि एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। मतलब देयर इज अ फ्री ट्रेड, राइट। तो फ्री ट्रेड में सारी चीजें कैसे आ जाएंगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। इज दैट क्लियर? बोलो यस। तो ये चीज किसने समझाई? मिस्टर हेक्सर ओहलिन ने समझाया, राइट। देखें दोस्तों आखिर क्या लिखा हुआ है, कंट्रीज हैव डिफरेंट फैक्टर एंडाउमेंट्स दैट रिजल्ट इन डिफरेंट फैक्टर प्राइसेस एट द बिगिनिंग। मतलब शुरुआत में, है ना, एक बार इंटरनेशनल ट्रेड हुआ ना, सब बराबर हो जाएगा, राइट। तो हर कंट्री का अलग अलग फैक्टर एंडाउमेंट है। अलग अलग फैक्टर एंडाउमेंट का मतलब है कि गॉड ने अलग अलग फैक्टर का गिफ्ट अलग अलग कंट्रीज को दे रखा है। अमेरिका को किसका गिफ्ट दे रखा है? कैपिटल का गिफ्ट दे रखा है। तो हम लोगों को किसका गिफ्ट दे रखा है? लेबर का गिफ्ट दे रखा है कि हमारे पास इतने सारे लोग हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। ईच रीजन इज suitable for the production of those goods for whose production it has relatively abundant supply of the requisite factors। हर रीजन को कुछ ना कुछ एबंडेंस में दे रखा है, राइट। जैसे कि अमेरिका को एबंडेंस में क्या दे रखा है? कैपिटल। तो वहां पर वो जो अमेरिकन रीजन है वो क्या प्रोड्यूस करने के लिए सूटेबल है? कैपिटल इंटेंसिव गुड्स। उसी तरीके से यहाँ पर कंट्री बी को क्या दे रखा है? लेबर बहुत सारा दे रखा है। तो ये रीजन क्या प्रोड्यूस करने के लिए सूटेबल है? लेबर इंटेंसिव गुड्स। तो आप लोग लेबर इंटेंसिव बना क्योंकि आपके पास इतने सारे लोग हैं। इज दैट क्लियर? है ना, ओके। और जब आप इसका प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो उसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दो, है ना, तो इससे आपकी इनकम ज्यादा हो जाएगी पर लेबर। उधर उन लोगों का भी कैपिटल का रिटर्न थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा। सो इट क्रिएट्स इन अ विन विन सिचुएशन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ ग्लोबल आउटपुट एंड इक्वलाइजेशन ऑफ प्राइसेस अक्रॉस द ग्लोब, राइट। दोस्तों यहाँ पर 2 थ्योरम है जो कि हेक्सर ओहलिन ने प्रिस्क्राइब किए हैं। सबसे पहला थ्योरम क्या लिखा हुआ है? हेक्सर ओहलिन ट्रेड थ्योरम। ये जो अभी मैंने समझाया ना आपको, ट्रेड थ्योरम,
राइट। ट्रेड थ्योरम का मतलब है कि आखिर ट्रेड क्यों होगा, तो आखिर ट्रेड क्यों होगा उसके पीछे रीजन क्या है कि एक रीजन लेबर इंटेंसिव है, तो वो लेबर इंटेंसिव गुड्स का ज्यादा प्रोडक्शन करेगी, लेकिन बेचारी दूसरी रीजन वहां पर लेबर ढूंढने से नहीं मिलता, तो उन लोगों को शॉर्टेज रहेगी ना हमेशा एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की, तो ये रीजन है कि ट्रेड होगा। और फिर उसके बाद उससे लगता हुआ दूसरा थ्योरम क्या है, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम, क्योंकि जब इंटरनेशनल ट्रेड की साइकिल शुरू हो जाएगी तो फिर फैक्टर के प्राइसेस का इक्वलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा, है ना। पहले अमेरिका में जो वर्कर एग्रीकल्चर का काम करता था वो ज्यादा रेट मांगता था, पर अब अमेरिका कंट्री क्या बोलेगी, क्योंकि हमारे पास तो इंडिया से ही आ रहे हैं और वहां से सस्ते में आ रहे हैं, तो हम आपको ज्यादा वेजेस क्यों दें, यानी फैक्टर के प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इक्वलाइज हो जाएंगे। एग्जैक्टली दिस आर द टू थ्योरम्स। बोलो ठीक है ना। ओके आपके नोट्स पर आ जाएंगे दोस्तों। हाँ जी, यहां पर आप देखें, ये रहा हेक्सर ओहलेन ट्रेड थ्योरी, है ना। और हेक्सर ओहलेन ट्रेड थ्योरी में ये जैसे मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था, इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज, है ना, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, और एक और नाम क्या था, मॉडर्न ट्रेड थ्योरी। इज दैट क्लियर? ओके, है ना दोस्तों। यहां पर दो थ्योरम्स दे रखे हैं, आप उन दोनों थ्योरम्स को अंडरलाइन कर लीजिए। कौन से आखिर दो थ्योरम्स दे रखे हैं, सबसे पहला थ्योरम क्या है, हेक्सर ओहलेन ट्रेड थ्योरम, और दूसरा क्या आ जाएगा, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। ठीक है, ओके। तो पहले फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन होगा या पहले हेक्सर ओहलेन ट्रेड थ्योरम होगा? पहले ट्रेड थ्योरम होगा, और एक बार ट्रेड शुरू हुआ तो ऑटोमेटिकली फैक्टर के प्राइसेस इक्वलाइज होना शुरू हो जाएंगे, राइट। मतलब किसी ने खूब कहा है, उन्होंने कहा है कि बजाय कि आप फैक्टर्स को, देखना क्या खूब कहा है, बजाय कि फैक्टर्स को यहां से वहां मूव करो, बजाय क्या फैक्टर्स को यहां से वहां मूव करो, उसकी बजाय उन फैक्टर्स को वहीं रहने दो और उनके बनाए हुए गुड्स को मूव कर दो, तो ये भी वही काम करेगा जो फैक्टर्स की मोबिलिटी काम करती। यानी यार कितना खूब कहा है, मैं तो 2 बार सुना है इसको। दोस्तों यहां पर इंडिया में काफी सारे लेबर हैं, मान लो इंटरनेशनल ट्रेड नाम की कोई चीज नहीं होती, यहां पर एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी होती, मतलब गुड्स इधर से उधर नहीं जा सकते, तो फिर हम लोग क्या करते, तो फिर अमेरिका वाला क्या करता, वो इंडिया से लेबर्स को उठाता और कहाँ लेकर जाता, वो बोलता है यार आप तो आओ, आप हमारे यहाँ पर आकर काम करो, हमारे यहाँ पर तो बहुत इज्जत है आप लोगों की, आप आओ, आप आओ, हम आपको वेजेस ज्यादा देंगे। तो जब अमेरिका वाला यहाँ से लेबर उठाते जाता उठाते जाता उठाते जाता, तो फिर वहां पर अमेरिका में भी लेबर का सप्लाई बढ़ जाता, जिसकी वजह से वहां पर वेज रेट्स कम हो जाती। यहां पर हम गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी कर रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी कर रहे हैं। अच्छा इंडिया वाला भी क्या कहता, अमेरिका वाले को इनवाइट करता, अरे आप तो यहाँ लगाओ पैसा, और अमेरिका वाले की उतनी एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती रिटर्न की, क्योंकि वो बोलता है इतना पैसा हमारे पास तो हम क्या करें, आप तो कम रिटर्न दे देना चलेगा। तो इससे इंडिया में पैसा बढ़ जाएगा, और इंडिया में जब पैसा बढ़ जाएगा तो जो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स है उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो अल्टीमेटली यहां पर भी फिर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। यानी यहां पर बोला है कि इंटरनेशनल ट्रेड इज अ परफेक्ट सब्सटीट्यूट ऑफ फैक्टर मोबिलिटी, इंटरनेशनल ट्रेड इज अ परफेक्ट सब्सटीट्यूट ऑफ फैक्टर मोबिलिटी, यानी जिस देश का जो वासी है वो वहीं रहे, पर वहां पर प्रोडक्शन करके वो हमें एक्सपोर्ट कर दे, तो ये बिल्कुल वही काम करेगा जो अदरवाइज आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाकर करते तो होता। ठीक है, ओके दोस्तों, यहां पर आप अंडरलाइन करेंगे पीपीटी में, सॉरी यहां पर आपकी किताबों में। हाँ जी, तो एक कंट्री कौन सी कमोडिटी एक्सपोर्ट करेगी, क्या आप में से कोई बता सकता है कि कंट्री कौन सी कमोडिटी एक्सपोर्ट करेगी, जिसमें स्पेशलाइजेशन नहीं, जिसकी कॉस्ट कम है, किसकी कॉस्ट कम आएगी, जिसके लिए उसके पास उसमें लगने वाले फैक्टर का अवेलेबिलिटी एबंडेंस में होगा। ओके, सो एक्सपोर्ट अ कमोडिटी दैट रिक्वायर्स इंटेंसिव यूज ऑफ इट्स एबंडेंट रिसोर्सेस, है ना। ओके, और फिर आप इंपोर्ट कौन सी कमोडिटी कर लोगे,
जिसके लिए आपको स्कैर्स रिसोर्सेस यूज करने पड़ते, अदरवाइज आप एक काम करो, वो मत करो, वो आप इंपोर्ट कर लो क्योंकि वो दूसरे के पास एबंडेंस में, ठीक है। ओके, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम states that international trade tends to equalize the factor prices between the trading nations। ये वही लिखा है जो मैंने बोला है कि फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन बेसिकली क्या करता है, फैक्टर्स की प्राइसेस को इक्वल कर देता है बिटवीन द ट्रेडिंग नेशंस, ठीक है। ओके, यहां पर दोस्तों दिस implies that the wages and rents, wages और rent में यहाँ पर wages का मतलब है लेबर की wages और rent का आप जानते हैं यहाँ पर मतलब क्या है, rent मतलब कैपिटल पर इंटरेस्ट is called as rent on capital, right? will converge, converge मतलब मिल जाएंगे across the countries with free trade, और in other words दूसरे शब्दों में trade in goods is a perfect substitute for trade in फैक्टर्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये कौन सी थ्योरी हो गई, हेक्सर-ओहलेन थ्योरी, ठीक है। ये देखो यार क्या लिखा है, प्रोडक्ट मोबिलिटी एंड फैक्टर मोबिलिटी बिकम्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। क्या क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब आपके स्टडी मटेरियल में ही देखते हैं हम। हाँ, यहाँ पर कंपैरिजन दिया हुआ है, कंपैरिजन ऑफ थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एंड मॉडर्न थ्योरी। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट यानी वो डेविड रिकॉर्डो, है ना। ओके, कंपैरेटिव एडवांटेज, ठीक है। और मॉडर्न थ्योरी यानी ये अपनी हेक्सर-ओहलेन, है ना, इसका नाम हेक्सर-ओहलेन भी है, फैक्टर एंडाउमेंट भी है और मॉडर्न थ्योरी भी है, ठीक है। चलो दोस्तों, डिफरेंसेस याद कर लो, क्या मालूम आपके अटेम्प्ट में पूछ ले 5 मार्क्स के, कोई भरोसा थोड़ी ना। हाँ जी, द बेसिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज इज कंपैरेटिव कॉस्ट। वहां पर दो कंट्रीज के बीच में डिफरेंस क्यों था, क्योंकि कंपैरेटिव कॉस्ट वहां पर डिफरेंट थी। लेकिन मॉडर्न थ्योरी ने क्या करा, वो बोलता है हाँ कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंट है, लेकिन वो उसका कॉज समझाता है कि आखिर क्यों डिफरेंट है, राइट। सो इट एक्सप्लेन्स द कॉजेस ऑफ द डिफरेंस इन कंपैरेटिव कॉस्ट, और कॉज क्या समझाया है, एज फैक्टर एंडाउमेंट्स, ठीक है। यार जैसे अभी तक आप सोच रहे थे ना कि और वहां पे वीट में 6 होता है और क्लोथ में वहां पर कम ज्यादा होता है, तो यार ऐसा होता क्यों होगा, क्योंकि हो सकता है कि वीट लेबर इंटेंसिव हो, और हो सकता है कि क्लोथ मशीन इंटेंसिव हो, इज दैट क्लियर, कैपिटल इंटेंसिव हो, है ना। ओके, सो इसने भी बोला कि डिफरेंस होता है, राइट। लेकिन इसने क्या बोला, उसका कारण आखिर क्या है, और कारण क्या ट्रेस किया गया, फैक्टर एंडाउमेंट्स, ठीक है, कि गॉड ने अलग अलग गिफ्ट हर किसी को दे रखा है बेस्ड ऑन लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। यहां पर लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू के बेसिस पर ये थ्योरी बनाई गई, यानी उन्होंने कहा कि किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, बस उसमें लगने वाला लेबर होती है, राइट। बट दिस इज बेस्ड ऑन मनी कॉस्ट विच इज मोर रियलिस्टिक, यानी कि यहां पर उसी चीज को रुपीस या डॉलर की टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया, और जब आप किसी भी कमोडिटी की प्राइस को रुपये या डॉलर की टर्म्स में एक्सप्रेस करोगे तो इसके अंदर लगने वाला लेबर भी आ जाएगा, और कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट है उसका इंटरेस्ट भी इसके अंदर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, फिर कंसीडर्ड लेबर एज दी सोल फैक्टर। इस फैक्ट्री ने क्या माना है कि बस लेबर ही सिर्फ सोल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और इसलिए इस थ्योरी ने क्या बोला, दैट वी हैव ओनली वन फैक्टर मॉडल। लेकिन जो अभी अभी हमने मॉडर्न थ्योरी पढ़ी उसके अंदर एक सिंगल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, दो, पहला कौन सा, लेबर, और दूसरा कौन सा, कैपिटल। इज दैट क्लियर? ओके, सो इट वाइडेंड द स्कोप टू इंक्लूड लेबर एंड capital as important factors of production and hence it is called as what, two factor model, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद treats international trade as quite distinct from domestic trade। ये क्या बोलता है, नहीं डोमेस्टिक ट्रेड अलग है और इंटरनेशनल ट्रेड अलग है, राइट। ट्रीट्स इंटरनेशनल ट्रेड एज क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रेड। लेकिन मॉडर्न थ्योरी क्या बोलती है, वो एक ही बात है, एक ही बात है का मतलब क्या है, हाँ देर नहीं, नो ट्रेड बैरियर नहीं, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जैसे हम इंडिया में रहते हैं, राइट, तो इंडिया में मध्य प्रदेश लोगों की कुछ स्पेशलिटी, गुजरात के लोगों की कुछ स्पेशलिटी, और महाराष्ट्र के लोगों की कुछ स्पेशलिटी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट अस से महाराष्ट्र में पैसा बहुत है, राइट, और लेट अस से कि कोई सा भी दूसरा स्टेट लेते हैं जो ज्यादा लेबर इंटेंसिव है,
तो जिस स्टेट में आबादी ज्यादा है उस स्टेट के लोग क्या करेंगे, उस स्टेट को छोड़कर कहां जाएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे, बोलो। ओके, और जब महाराष्ट्र में अगर पैसा खूब है तो फिर वो लोग बोलेंगे कि अब इस पैसे को वहां लगाते हैं जहां पर पैसे की स्कैरसिटी है। इज दैट क्लियर? इंडिया में भी तो ऐसा ही होता है, ऐसा होता है ना, कुछ स्टेट्स है ना हमारे यहाँ पर जहां पर आबादी ज्यादा है, फिर वहां के स्टेट जॉब करने दूसरी जगह पर जाते हैं। तो बस वही ये बोल रहे हैं कि जैसा डोमेस्टिक ट्रेड होता है आपका जिसमें फैक्टर की मोबिलिटी होती है, वैसे ही इंटरनेशनल ट्रेड भी होता है। सो इंटरनेशनल ट्रेड कोई यूनिक चीज नहीं है, राइट? सो इंटरनेशनल ट्रेड इज ओनली अ स्पेशल केस ऑफ इंटर रीजनल ट्रेड। यानी आप इंटर रीजनल ट्रेड करते हो ना, जैसे कुछ गुड्स गुजरात से एमपी में आते हैं तो कुछ गुड्स एमपी से गुजरात में भी जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उन लोगों की क्या स्पेशलिटी वो लोग बनाते हैं, मतलब क्या चीज वहां एबंडेंस में वो लोग प्रोड्यूस करते हैं, क्या चीज यहाँ एबंडेंस में वो यहाँ के लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो बस वैसा ही इंटरनेशनल ट्रेड है। Is that clear? So international trade is some unique thing, or it is just an expansion of inter-regional trade, expansion of extended version of inter-regional trade। जो आप इंटर-रीजनल ट्रेड करने का कारण है ना, बस वही कारण क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड करने का भी कारण है। ठीक है, ओके। स्टडीज ओनली कंपेरेटिव कॉस्ट ऑफ द गुड्स कंसर्न, इट स्टडीज ओनली कंपेरेटिव कॉस्ट ऑफ द गुड्स कंसर्न, कि यहां इतनी कॉस्ट लगती वहां इतनी कॉस्ट लगती, लेकिन कारण तो बताते ही नहीं कि आखिर क्यों। मॉडर्न थ्योरी कंसीडर्स द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द कंपैरेटिव कॉस्ट ऑफ द गुड्स। यानी सरल शब्दों में ये क्या बोलते हैं, बस कंपैरेटिव कॉस्ट यहां इतनी वहां इतनी, पर ये नहीं बताते क्यों। लेकिन मॉडर्न थ्योरी क्या बताती है कि आपकी जो कंपैरेटिव कॉस्ट ऑफ गुड्स है ना, वो इन्फ्लुएंस होती है, किससे इन्फ्लुएंस होती है, रिलेटिव प्राइस ऑफ फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है। कि इंडिया में अगर कैपिटल कम है तो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का प्राइस ज्यादा होगा, मतलब इसने कारण बताया क्यों ज्यादा होगा, ये बस क्या बताता था कि ज्यादा होगा कम होगा, ये बताता है क्यों ज्यादा होगा क्यों कम होगा। ओके, attributes the differences in comparative advantage to differences in productive efficiency of workers। यानी इसने क्या कारण बताया था कि जो डिफरेंसेस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू डिफरेंसेस इन प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। लेकिन इसने क्या बोला, नहीं नहीं प्रोडक्टिव एफिशिएंसी नहीं, वो फैक्टर एंडाउमेंट्स की वजह से, हाँ, की वजह से आप लोगों की कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंट आती है। ठीक है, डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द फैक्टर प्राइस डिफरेंसेस, सही बात है, इसको तो मालूम भी नहीं था कि फैक्टर प्राइस डिफरेंसेस नाम की भी कोई चीज होती है, राइट? उसने क्या बोला, नो आई कंसीडर फैक्टर प्राइस डिफरेंसेस एज द मेन कॉज ऑफ कमोडिटी प्राइस डिफरेंसेस। कमोडिटी का प्राइस में डिफरेंस ही क्यों आएगा, क्योंकि फैक्टर प्राइसेस में डिफरेंस है। इंडिया में लेबर चीप अवेलेबल है तो यहाँ पर लेबर इंटेंसिव गुड्स कम में ही अवेलेबल होंगे। ठीक है, ओके। डज नॉट प्रोवाइड द कॉज ऑफ डिफरेंसेस, मतलब एक बात बोलूं मैं आपको, ये बस वही बात घुमा घुमा कर, मतलब कितना ज्यादा उसको ये लोग चिढ़ा रहे हैं कंपैरेटिव कॉस्ट वाले की, तुमने ये नहीं बताया, राइट? तो अभी वापस से उसको क्या बोल रहे हैं, बताया तो है ही नहीं, कॉस्ट फॉर डज नॉट प्रोवाइड द कॉज ऑफ डिफरेंसेस इन कंपैरेटिव एडवांटेज। और ये क्या बोलेगा कि हाँ मैंने तो कॉस्ट बताया कि वो जो फैक्टर एंडाउमेंट्स में जो प्राइसेस में डिफरेंस है दैट इज द कॉस्ट, एक्सप्लेन्स द डिफरेंसेस इन कंपैरेटिव एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ डिफरेंसेस इन फैक्टर एंडाउमेंट। मतलब वही चीज बार बार घुमा घुमा कर अलग अलग एंगल से लिखी हुई है। ओके, ये जो थ्योरी है वो कैसी है, नॉर्मेटिव है, राइट? लेकिन ये थ्योरी कैसी है, पॉजिटिव है, राइट? नॉर्मेटिव का मीनिंग क्या होता है वो देखें। नॉर्मेटिव दैट इज ट्राइज टू डेमोन्स्ट्रेट द गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, ये बताती है कि देखो ऐसा ऐसा कुछ है और ऐसा ऐसा कर लेंगे तो हमें फायदा हो जाएगा। लेकिन वो जो थ्योरी है ना, कौन सी, जो अभी बड़ी मॉडर्न थ्योरी यानी हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी, वो कैसी है, पॉजिटिव, राइट? इट कंसंट्रेट्स ऑन द बेसिस, क्या लिखा है, बेसिस, यानी क्यों होगा उसका कारण। वापस से उसको घुमाकर हमने इसी को ही लपेटा है, राइट? कि अरे तुम तो नॉर्मेटिव निकले, नॉर्मेटिव निकले मतलब तुम तो बस ये बताते हो कि ऐसा करने से फायदा हो जाएगा, पर ऐसा हुआ ही क्यों, इसके पीछे कारण क्या, वो तो पता ही नहीं। वो कौन बताता है, ये थ्योरी पॉजिटिव, राइट? जो कि कंसेंट्रेट करती कि आखिर क्या कॉज है, किस बेसिस पर ट्रेड हो रहा है, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड, व्हाई वुड द ट्रेड हैपन बिटवीन टू कंट्रीज, व्हाई, बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन फैक्टर एंडाउमेंट्स। ठीक है, ओके दोस्तों, लास्ट थ्योरी जो अब हमको पढ़नी है वो क्या है, न्यू ट्रेड थ्योरी। ओके, न्यू ट्रेड थ्योरी इतनी आसान है कि मैं आपको क्या बताऊं। ओके
दोस्तों न्यू ट्रेड थ्योरी इस क्वेश्चन को आंसर करती है कि इंडिया कार्स का प्रोडक्शन भी करता है और कार्स इंपोर्ट भी करता है। इंडिया टेक्नोलॉजी का आउटसोर्स भी करता है लेकिन टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट भी करता है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है, जब आप खुद ही कार बना लेते हो तो फिर आप कार इंपोर्ट ही क्यों कर रहे हो, है ना। तो यहां पर उसका आंसर सिंपल सा ये दिया गया है, क्योंकि हर प्रोडक्ट जो बनाया जाता है ना उसमें हल्का फुल्का सा डिफरेंस होता है, राइट। जैसे ये जो कार इंडिया में बनती है एग्जैक्टली हम वही कार इंपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वही इंपोर्ट करना होता तो वो तो घर में ही भी बन जाती। लेकिन जो हम इंपोर्ट करते हैं वो स्लाइटली डिफरेंट होती है, उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। हालांकि वो भी कार है और ये भी कार है, मतलब प्रोडक्ट डिफर नहीं कर रहे हैं, राइट। लेकिन प्रोडक्ट्स के अंदर क्योंकि वैरायटीज काफी ज्यादा आती है तो देयर आर माइनर डिफरेंसेस, राइट। और फिर हम आखिर इंपोर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि सामने वाली कंट्री जो है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल चाहती है और उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल कब मिलेगी, जब वो उसकी खुद की कंट्री में भी सप्लाई करे और हमें भी सप्लाई करे, तो उसको ज्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा और उसका बेनिफिट हमको मिलेगा ना यार। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा तो बेनिफिट कंज्यूमर को मिलता है। एक सेलफोन बनाने वाली कंपनी 1 लाख सेलफोन की बजाय 1 करोड़ सेलफोन बनाएगी तो कॉस्ट टू प्रोड्यूस, तो आप तो सब कॉस्टिंग बढ़े हुए लग रहे हो यार, है ना। जिसमें फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी ना, इफ यू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ यूनिट्स तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा। सिमिलरली एक इंडियन कंपनी भी यही इकोनॉमीज ऑफ स्केल चाहती तो वो अपनी कार सिर्फ डोमेस्टिकली सेल नहीं करती है बल्कि उसको एक्सपोर्ट करने का भी ट्राई करती है, राइट। सो वन ऑफ द रीजंस फॉर मॉडर्न ट्रेड इज वन ऑफ द रीजंस फॉर न्यू ट्रेड थ्योरी इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यार एक चीज है ना, एक चीज ध्यान रखना, आपको एग्जाम में हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि इस थ्योरी का नाम क्या है, न्यू ट्रेड थ्योरी, और जो हेक्सर ओहलिन है उसका नाम क्या है, मॉडर्न। ऐसे मॉडर्न और न्यू एक ही होते हैं, लेकिन ध्यान रखना नाम अलग अलग है। हेक्सर ओहलिन का नाम क्या है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड। तो प्लीज इसको ऐसा मत समझ लेना कि मॉडर्न थ्योरी पूछा तो न्यू लिख कर आ गए। न्यू इज डिफरेंट एंड मॉडर्न इज डिफरेंट, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, न्यू ट्रेड थ्योरी पढ़ रहे हैं, राइट। न्यू ट्रेड थ्योरी का कहना है कि आप तो वही आइटम इंपोर्ट भी करो और आप वही आइटम एक्सपोर्ट भी करो, और उसके पीछे रैशनली क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और दूसरी चीज क्या है, ये बहुत शानदार चीज लिखी, नेटवर्क इफेक्ट। दोस्तों व्हाट्सएप, आप भी व्हाट्सएप चलाते हो, आप भी व्हाट्सएप चलाते हो, मैं भी व्हाट्सएप चलाता हूँ, राइट। क्यों ना अपन एक काम करें, मैं एक काम करता हूं, मैं वीचैट डाउनलोड कर लेता हूं। फिर वीचैट तो शायद चाइना है ना, फिर भी कुछ भी एक एग्जांपल ले लो, लेट से अपन वीचैट डाउनलोड कर लें, है ना, और वीचैट पर आ जाते हैं। मजा आएगा क्या उतना, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सब लोग अभी क्या यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। अब जब सभी लोग वही यूज कर रहे हैं ना, तो आपको भी जबरदस्ती क्या यूज करना पड़ेगा, व्हाट्सएप, राइट। दैट इज कॉल्ड एज नेटवर्किंग इफेक्ट, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज बना लिया है ना, तो अब एक्सेल भी विंडोज पर ही बना हुआ है और जितने सारे सॉफ्टवेयर है वो सब किस प्लेटफॉर्म पर बने हुए हैं, विंडोज पर। अब मैं चाहूं कि मैं मेरा एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊं, तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम तो बना लूंगा, पर बाकी लोग एप्लीकेशन थोड़ी ना बनाएंगे मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर। वो बोलेंगे आपका तो नया है, आप पर इतनी मेहनत करेंगे, कोडिंग करेंगे, एक नया सॉफ्टवेयर बनाएंगे, इतने में तो माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पर हम सॉफ्टवेयर बना देंगे और न जाने कितने लोग खरीद भी लेंगे। दैट इज कॉल्ड एज नेटवर्किंग इफेक्ट, की जो चलता है वो खूब चलता है। क्यों, क्योंकि नेटवर्किंग एडवांटेज मिल जाता है, राइट। क्योंकि व्हाट्सएप पर क्योंकि सब लोग है, इसलिए जो नया भी आएगा वो किसी पर ही आएगा, व्हाट्सएप पर जाएगा। वो किसी दूसरे पर जाएगा तो वो वहां पर अकेला पड़ जाएगा, राइट। तो उसको भी यहीं पर ही आना है। इज दैट क्लियर, बोलो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज नेटवर्किंग इफेक्ट, ओके। द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इज एनहांस्ड, द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इज enhanced as the number of individuals using it increases। मतलब व्हाट्सएप जितने ज्यादा लोग यूज करेंगे ना, उतनी ज्यादा व्हाट्सएप की इज्जत बढ़ती जाएगी। इज दैट, क्योंकि अब और ज्यादा लोग अब और ज्यादा और ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो अब जो भी नए आएंगे उनको भी झक मारकर क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सएप ही यूज करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर भाई, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल मेरा यूट्यूब चैनल है तो फॉरेन की कंपनी, राइट। लेकिन क्योंकि अब मैंने YouTube चैनल पर बनाया, इतना सारा वीडियो अपलोड करा, मेरा इतना सारा सब्सक्राइबर्स हैं,
तो इसका बेनिफिट पता है क्या है कि आपको कोई नया बंदा भी आएगा ना, उसको भी यूट्यूब पर ही जुड़ना पड़ेगा। आपको मेरा वीडियो देखना है, आपको कहां पर आना पड़ेगा? यूट्यूब, राइट। आप बोलो कि इंडियन किसी कंपनी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करा है, तो वहां पर ना तो मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर तो यहाँ पर है, और ना ही आप जाओगे, आप बोलोगे वहां तो वीडियोस ही नहीं मिल रहे फैकल्टी के। तो दैट इज दी नेटवर्किंग इफेक्ट, कि जितने ज्यादा लोग अब उसको यूज करेंगे उतना ज्यादा अब उसकी यूटिलिटी मिलेगी। इज दैट क्लियर? दैट इज कॉल्ड एज नेटवर्किंग इफेक्ट। ये देखो ना क्या लिखा, अ गुड एग्जांपल विल बी मोबाइल ऐप सच एज व्हाट्सएप एंड सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, क्योंकि वो हर कोई यूज करता है, तो आप और मैं समझते हैं। क्या है, क्लियर है सबको दोस्तों? इसी के साथ ही हमने यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट किया, लेकिन अभी आपकी छुट्टी नहीं हो रही है। अब हम यहाँ पर एक काम करें, इसके जो पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं वो भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर ही अपन इसकी छुट्टी करेंगे, ठीक है? चलो, तो हाँ जी, आप यहाँ पर आ जाइए दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर। ओके, तो ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है ना दोस्तों, आपको इसका आंसर मुझे देना पड़ेगा, ठीक है? इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर आपको मुझे देने पड़ेंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड? ये डिफरेंस पूछ रहे हैं, डज नॉट रिप्रेजेंट अ डिफरेंस पूछ रहे हैं। डज नॉट मतलब इनमें से कौन है जो इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड के डिफरेंस को नहीं बताता है? ट्रांजैक्शंस इन मल्टीपल करेंसीज, ये तो डिफरेंस है यार। इंटरनल ट्रेड में सिंगल करेंसी होती है, इंटरनेशनल में मल्टीपल होती, तो क्या ये डज नॉट रिप्रेजेंट है, या ये तो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस? रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस। ओके, होमोजेनिटी ऑफ कस्टमर्स एंड करेंसीज, differences in legal systems, and none of the above। none of the above है क्या इसका आंसर? ये बी वाला नहीं लग रहा है क्या? देखो, differences in legal system तो मैं समझ रहा हूं, that yes there is a difference in legal system when you go for international trade versus when you go for international trade। homogeneity of customers and currencies, अच्छा हाँ, वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर बी है या डी है? बी है। इज दैट क्लियर? क्योंकि यहां पर उन्होंने देखो और कितने कलाकार ये लोग, यहां पर वर्ड उन्होंने हेट्रोजेनिटी लिखा या होमोजेनिटी? हेट्रोजेनिटी रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस, हेट्रोजेनिटी रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस। इज दैट क्लियर? पर उन्होंने वर्ड क्या यूज कर दिया यहां पर? होमोजेनिटी, राइट? सो होमोजेनिटी डज नॉट एक्सप्लेन द डिफरेंस, है ही नहीं ना होमोजेनिटी, तो यहां अलग है और वहां अलग है। हेट्रोजेनिटी बोलते तो हाँ हम बोलते कि यस हेट्रोजेनिटी रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस, but homogeneity does not represent the difference because there is no homogeneity in international trade versus internal trade। is that clear? समझे क्या यार? एमसीक्यू तो आप बाकी सब्जेक्ट में भी तो करते हो, तो एमसीक्यू लाइटली नहीं ले सकते हैं, इतने से में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है? तो आप यहां पर लिख लो और लिखना दिस इज नॉट हेट्रोजेनिटी। अगर ये हेट्रोजेनिटी होता है ना, तो फिर मालूम है करेक्ट आंसर क्या लिखना पड़ता? नन ऑफ द अबव, ठीक है? ओके, चलो कोई बात नहीं, अब आगे से ध्यान रखना है ना। सेकेंड पॉइंट पर आएंगे दोस्तों। सेकेंड पॉइंट है द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज स्टेट्स। आखिर थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या कहती है? नेशनल वेल्थ एंड पावर आर बेस्ट सर्व्ड बाय इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स एंड डिक्रीजिंग इंपोर्ट। नहीं नहीं, ये तो वो लोग कहते थे, कौन? मर्केंटलिस्ट कहते थे, राइट? नेशंस कैन इंक्रीज देयर इकोनॉमिक वेलबींग by specializing in the production of goods they produce more efficiently than anyone else। मुझे तो ये फिर भी जम रहा है ना? ओके, that the value or price of a commodity depends exclusively on the amount of labor going into its production and therefore factor prices will be the same। ये तो कुछ भी मिक्स कर दिया है ना, यहाँ पे दो चीजें मिक्स हो गई। देखो, फैक्टर प्राइसेस विल बी द सेम उसका हो गया मॉडर्न थ्योरी, यानी उसका पूरा नाम बोलो ना, हेक्सर-रोलिन थ्योरी का हो गया है ना। और वैल्यू और प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स एक्सक्लूसिवली ऑन द अमाउंट ऑफ लेबर गोइंग इनटू इट्स प्रोडक्शन, मान सकते थे इसका, क्योंकि ये सिंगल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही लेकर चलता था। कौन? एडम स्मिथ। हाँ, लेकिन कंपैरेटिव ने जाकर इसको बताया था, राइट? तो इन्होंने क्या करा, थोड़ा सा कंपैरेटिव का डाल दिया और थोड़ा सा इन्होंने मिक्स करा, ये तो काम का नहीं लग रहा है। सी है ना? ओके, डी differences in absolute advantage explains differences in factor endowments। कुछ भी हमको नहीं समझ रहा क्या? तो फैक्टर एंडोमेंट तो किसका? हेक्सर-रोलिन का है,
मतलब ये तो है ही नहीं ना, डिफरेंसेस इन एब्सोल्यूट एडवांटेज एक्सप्लेन्स। अच्छा ये भी कुछ भी लिखा है, differences in factor endowments explains differences in prices, product prices in different countries। तो ये किसका हो जाता, ये हेक्सर ओहलिन का हो जाता। तो अभी के लिए एब्सोल्यूट एडवांटेज में एक ही सही कौन लग रहा है, बी वाला, राइट? क्योंकि नेशंस कैन इंक्रीज देयर इकोनॉमिक वेलबींग बाय स्पेशलाइजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स दे प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली देन एनीवन एल्स। मतलब जिसमें आपको हाईएस्ट एब्सोल्यूट एडवांटेज, आप तो वो काम करो, ठीक है? ओके, थर्ड पॉइंट पर आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थियरीज एडवोकेट्स that countries should produce those goods for which it has the greatest relative advantage? दोस्तों absolute word बोला है, relative, relative मतलब comparative, ठीक है? ओके, तो यहां पर कौन सी थ्योरी आएगा दोस्तों आंसर? नहीं, पर ये है कौन सी, मतलब है कौन सी थ्योरी? कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी, जो कि डेविड रिकॉर्डो ने, है ना? तो यहाँ पे तो एक तो लिखा है मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और एक लिखा फैक्टर एंडाउमेंट, और एक लिखा है हेक्सर। ओ हो, देखो ये तो तीनों एक ही हुए ना। हाँ, तो अब तो नन ऑफ दी अबाव बचा है ना? तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दी अबाव, ठीक है? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स that a country can increase its wealth by encouraging exports and discouraging imports? ये तो वो हो गए सबसे पुराने मर्केंटलिस्ट। देखो ढूंढो कहां पर, ये रहे, है ना? सी आ जाएगा यहाँ पर, मर्केंटलिस्ट, ठीक है? चलो, ओके, फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। गिवन द नंबर ऑफ लेबर आवर्स टू प्रोड्यूस क्लोथ एंड ग्रेन्स इन टू कंट्रीज, विच कंट्री शुड प्रोड्यूस ग्रेन? ओ, इन्होंने वो क्लोथ और ग्रेन ले लिया है ना, जो पहले वो वीट के बुशल्स ले रहे थे और क्लोथ ले रहे थे। देखा जाए तो वही है, ग्रेन और क्लोथ, मतलब वही वीट और क्लोथ हो गया ना। हाँ, तो कंट्री ए में कितना लिखा है दोस्तों, 40, और कंट्री ए में ग्रेन में कितना लिखा है, 80, और कंट्री बी में लिखा है क्लोथ में 80 और ग्रेन में 40, और ऑप्शंस क्या दे रहे कि कंट्री ए, कंट्री बी, नीदर ए नॉर बी, और बोथ ए एंड बी। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, गिवन द नंबर ऑफ लेबर आवर्स टू प्रोड्यूस क्लोथ एंड ग्रेन इन टू कंट्रीज, विच कंट्री शुड प्रोड्यूस ग्रेन? मतलब हमसे ये पूछ रहे हैं कि बताओ कि कंट्री ए को ग्रेन बनाना चाहिए या फिर कंट्री बी को ग्रेन बनाना चाहिए? कंट्री ए को ग्रेन बनाना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। हाँ यार, ध्यान रखना, जो हमने एग्जाम्पल देखा था ना, वो अलग था और ये अलग है, ठीक है? मैं समझा देता हूं क्या डिफरेंस। वहां जो टेबल के अंदर डेटा लिखा था, वो आवर्स का डेटा लिखा था या प्रोडक्ट की यूनिट्स का डेटा लिखा था? प्रोडक्ट की यूनिट्स का डेटा पर आवर, 6W 5C क्या था, वो सब प्रोडक्ट की यूनिट्स थी पर आवर। तो तब आपका फोकस क्या था कि मेरा पर 1 आवर हर जगह लग तो 1 आवर ही रहा है, तो मेरा प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है? क्या यहां पर 40 80 80 40 ये गुड्स की यूनिट्स दे रखी है, या फिर एक यूनिट में लगने वाले आवर्स दे रखे हैं? यार सी एंटर ध्यान रखना पड़ेगा यार एग्जाम में, है ना? ओके, तो एक यूनिट मतलब सबकी यूनिट तो 1 1 ही है, पर ये सब क्या है, ये सब आवर्स हैं। 40 आवर्स लगेंगे फॉर 1 यूनिट, 80 आवर्स लगेंगे फॉर 1 यूनिट, 80 आवर्स फॉर 1 यूनिट एंड 80 आवर्स फॉर 1 यूनिट। तो अब आप खुद ही बताओ ना कि ग्रेन का प्रोडक्शन कहां करेगा इंसान, कंट्री ए में या कंट्री बी में? बी में। क्यों करेगा कंट्री बी में? क्योंकि वहां पर वही 1 यूनिट को बनाने में आवर्स कम लग रहे हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, कंट्री बी, है ना? यहाँ पर बी वाला सही होगा, ठीक है? तो वहां पे यार लिख लो, है ना? ध्यान रखना पड़ता है एग्जाम में कि टेबल के अंदर यूनिट्स दे रखा है पर आवर या आवर्स दे रखे पर यूनिट। लिख लो, लिख लो, आखिरी दिन कैसे ध्यान रहेगा आपको? आप अगर भोले मन से वहां पर ऐसा करके आ गए, क्या होगा दोस्तों? 100 में से 100 कैसे आएंगे फिर? चलिए दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन के बाद नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, ट्रेड इज अ जीरो सम। ना ना ना, जीरो सम गेम मतलब ये तो वो हो गए मर्केंटलिस्ट वाले, है ना?
ट्रेड इज नॉट अ जीरो सम, हाँ अब आगे पढ़ते हैं, ट्रेड इज नॉट जीरो सम गेम सो दैट नेट चेंज इन वेल्थ और बेनिफिट्स अमंग दी पार्टिसिपेंट्स इज पॉजिटिव। सही लग रहा है फिर भी, है ना, क्योंकि जीरो सम गेम तो है ही नहीं, और उल्टा नेट चेंज इन वेल्थ और बेनिफिट कैसा होगा पार्टिसिपेंट्स के बीच में, पॉजिटिव होगा, यानी विन विन सिचुएशन क्रिएट होगी। ऐसा बोला तो था, कंपेरेटिव तो इसी को सपोर्ट करता है ना कि विन विन सिचुएशन होगी। मतलब मर्केंटलिस्ट वाले जो थे ना, बस उन लोगों की सोच छोटी थी। बाकी इसके अलावा तो एब्सोल्यूट वाला भी बोलता है कि आप तो ट्रेड करो विन विन होगा, कंपेरेटिव वाला भी बोलता है ट्रेड करो विन विन होगा, और हेक्सा-रोलिन भी बोलता है आप तो ट्रेड करो विन विन होगा। Nothing definite can be said about the gains from trade. नहीं नहीं नहीं, they were very definite कि gain होगा। Gains from trade depends upon factor endowment। नहीं नहीं, ये कहाँ पहुंच गए, हेक्सा-रोलिन पर, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड पर, या फिर फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी पर पहुंच गए। यानी देखा जाए तो इन सब की भीड़ में सही कौन है, बी है। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो ओके। Given the number of labor hours to produce wheat and rice in two countries, and that these countries specialize and engage in trade at a relative price of 1:1, what will be the gain of country X? Labor cost ब्रैकेट में hours for production of 1 unit। एक मिनट, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ये जो 10 20 20 10 लिखा है, ये सब लेबर के आवर्स हैं या फिर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है? आवर्स है फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो मैं तो अगर एग्जाम में हूं ना, मैं तो सबसे पहले लिख लूंगा कि भाई ये आवर्स है ना, क्योंकि वो यूनिट दिख जाती तो उल्टा पुल्टा हो जाता। हाँ, ये हमने देख ली कि क्या है, ये आवर्स है, ठीक। हाँ, अब इसके बाद दोस्तों यहां पर देखा जाए तो कौन सा वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, कंपैरेटिव एडवांटेज वाला कॉन्सेप्ट लगेगा या एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट लगेगा ना, क्लियर कट एब्सोल्यूट वाला लगेगा, क्योंकि यहां पर एक कंट्री, यार ये बताओ ना कि जो कंट्री एक्स है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना यहाँ पे, आप बता रहे हो कि मैं बताऊं? मैं बता दूं, ये ट्रेड यू नहीं होगा, यू और यू नहीं होगा ट्रेड, ये ऐसे यू होगा ट्रेड, क्योंकि इन जालिमों ने क्या कर रखा है कि प्रोडक्ट ऊपर लिख दे और कंट्रीज साइड में लिख दी, जबकि हमारी क्या आदत है, हमारी नजरों को क्या आदत है, किन की आदत है, कंट्री एक्स और वाई को ऊपर देखने की आदत है और कमोडिटीज को इधर देखने है। तो ध्यान देना यार, है ना। चलो अब सीरियस हो जाओ। हाँ, कंट्री एक्स है, कंट्री एक्स वीट कितने आवर्स में बनाता है, 10, और कंट्री वाई वीट कितने आवर्स में बनाता है, 20। तो हम क्या बोलेंगे, कौन सी कंट्री रुक जाओ, कंट्री वाई रुक जाओ, तुम वीट मत बनाओ, है ना, हम कंट्री एक्स वाले बना देंगे वीट, ठीक है। और कंट्री वाई वाला क्या बोलेगा, राइस बनाने में कंट्री एक्स तुमको 20 लगते हैं, हमारा तो 10 में ही 1 यूनिट बना लेते हैं, तो राइस कौन बना लेंगे, हम बना लेंगे। तो अब जो ट्रेड होगा वो कैसे होगा, कंट्री एक्स वीट बनाकर किसको देगा, वाई को, और कंट्री वाई राइस बनाकर किसको देगा, कंट्री एक्स को, राइट। यानी वीट विल गो फ्रॉम एक्स टू वाई एंड राइस विल कम फ्रॉम वाई टू एक्स। समझा क्या कुछ पिक्चर? हाँ, अब समझना ये कि ये हमसे क्या समझना चाह रहे हैं। ओके, given the number of labor hours to produce wheat and rice in two countries, and that this countries specializes and engage in trade at a relative price of 1:1। अच्छा, इसका सरल शब्दों में मतलब है कि 1 यूनिट वीट की इज टू 1 यूनिट राइस का इनका ट्रेड चलता है, राइट। व्हाट विल बी द गेन ऑफ कंट्री एक्स, हमसे पूछा जा रहा है कि आखिर कंट्री एक्स का कितना फायदा होगा, 20 लेबर आवर्स का फायदा होगा, 10 लेबर आवर्स का फायदा होगा, 30 लेबर आवर्स का फायदा होगा, डज नॉट गेन एनीथिंग। तो डज नॉट गेन एनीथिंग तो बिल्कुल गलत लग रहा है, कंट्री एक्स का पक्का बाबा फायदा होगा, क्योंकि कंट्री एक्स ने क्या किया, अपने कितने आवर्स उसने वीट में लगाए हैं, 10 आवर्स, लेकिन उसके बदले में वो क्या लेकर आ गया है, जिसको प्रोड्यूस करने में उसको खुद को, उस कंट्री को कितने आवर्स लगते थे, यानी बच गए ना कितने, 10 आवर्स। इज दैट क्लियर? सो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, चल ओके, ये आपने भी 10 ही सोचा था ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, assume India and Bangladesh have the unit labor requirements for producing tables and mats shown in the table below, it follows that। अब तो ये ध्यान से पढ़ना है ना,
यहाँ पर दोस्तों दो कंट्री दे रखी, इस बार कंट्री ऊपर है और टेबल्स और मैट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। ओके, तो देखा जाए तो ये सब क्या है, मतलब 3281 यूनिट्स या आवर्स हैं? आवर्स हैं, तो अपन तो यहाँ पर लिख लेते हैं यार, क्या वो अच्छा रहता है। हाँ, तो देखा जाए तो इंडिया कौन सा प्रोडक्ट में एफिशिएंट है? इंडिया टेबल्स में एफिशिएंट है, मैथ्स में एफिशिएंट है? टेबल्स में एफिशिएंट है क्योंकि बांग्लादेश वालों को टेबल बनाते ही नहीं बन रही है। कितने आवर्स लग रहे हैं? 8 आवर्स लग रहे हैं। अपने इंडिया वाला कितना में दे, 3 आवर्स में कर देता है काम, राइट? ओके, लेकिन यही अगर हम मैथ्स की किस्सा देखें तो इंडिया में 1 मैथ को बनाने में 2 आवर्स लगते हैं और बांग्लादेश वाला दन 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 मैथ्स बनाते हैं, राइट? ओके, तो उसको भगवान ने ये गॉड गिफ्ट दे रखा, तो वो क्या कर ले, वो एक काम कर ले, ये कर ले, ठीक है? ओके, ए पॉइंट, बांग्लादेश हैज अ कंपेरेटिव एडवांटेज इन मैथ्स। क्या ये ए पॉइंट सही है कि बांग्लादेश को कंपेरेटिव एडवांटेज है मैथ्स में, या बांग्लादेश को तो एब्सोल्यूट एडवांटेज है मैथ्स में? एब्सोल्यूट। कंपेरेटिव एडवांटेज का मीनिंग समझते हो क्या होता है? एब्सोल्यूट एडवांटेज का मीनिंग समझते हो क्या होता है? एक में ये अच्छा क्लियर कट, तो दूसरे में वो अच्छा क्लियर कट। कंपेरेटिव एडवांटेज का मतलब होता है कि दोनों में तो वही अच्छा है, लेकिन पहले प्रोडक्ट में मैं बहुत ही खराब हूं, दूसरे प्रोडक्ट में मैं थोड़ा कम खराब हूं, मतलब मुझे दूसरे प्रोडक्ट में कंपेरेटिव एडवांटेज, क्योंकि वहां पर लेस डिसएडवांटेज। इज दैट क्लियर? हाँ, तो आप बताओ ना यार, ये क्या कंपेरेटिव एडवांटेज चल रहा है क्या? तो बी पॉइंट पढ़ूं या बी में भी कंपेरेटिव देखकर ही छोड़ दें? छोड़ दें, राइट? सी में बांग्लादेश हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन मैथ्स, ये सही लग रहा है। इज दैट क्लियर? क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश को क्लियर कट, वहां 3-8 है तो यहाँ पर कितना है, 2 और 1, सो बांग्लादेश हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन मैथ्स। और डी क्या बोला है, नन ऑफ द अबव? डी क्या बोल रहे हैं, ऑल दी अबव आर ट्रू? एक मिनट, ऑल दी अबव आर ट्रू है क्या? बांग्लादेश को कंपेरेटिव एडवांटेज है मैथ्स में, इंडिया हैज अ कंपेरेटिव एडवांटेज इन टेबल्स। अब देखा जाए तो यहाँ पर कंपेरेटिवली तो एडवांटेज है, अगर इंडिविजुअल इंडिविजुअल लाइन पढ़ो तो, इंडिविजुअल लाइन पढ़ोगे तो कंपेरेटिव एडवांटेज भी सही है। 2 मिनट के लिए छोड़ दो कि मैथ्स नाम की कोई चीज है। हाँ जी, इंडिया हैज अ कंपेरेटिव एडवांटेज इन टेबल, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, कंपेरेटिव एडवांटेज है, क्योंकि कंपेरेटिवली मैं उससे बेटर करता हूँ, यही मेरा कंपेरेटिव एडवांटेज। बांग्लादेश हैज कंपेरेटिव एडवांटेज इन मैथ्स, बांग्लादेश हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन मैथ्स। एब्सोल्यूट भी अच्छा, एक बात समझना, जहां आपको कंपेरेटिव एडवांटेज है ना, वहां आपको एब्सोल्यूट तो है ही सही, सॉरी, जहां आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज है ना, वहां कंपेरेटिव तो है ही सही, लेकिन जहां कंपेरेटिव है वहां एब्सोल्यूट है ऐसा जरूरी नहीं है। फिर से यार, इफ यू हैव एन एब्सोल्यूट एडवांटेज then it implies that you also have comparative advantage. If you have an absolute advantage then it implies that you have comparative advantage as compared to others. Yes, लेकिन vice versa is not true, कि अगर आपको कंपेरेटिव एडवांटेज है तो एब्सोल्यूट भी होगा ऐसा जरूरी नहीं है ना? कंपेरेटिव एडवांटेज इस वजह से भी हो सकता है कि आपका डिसएडवांटेज कम है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर ये आप लिख लो, इफ a country has if a country has an absolute advantage in a product, then it implies that it also has that it also has a comparative advantage in that commodity. ठीक
ठीक है, तो क्योंकि अब एब्सोल्यूट एडवांटेज है तो कंपेरेटिव वाले भी कैसे हो जाएंगे, राइट। और एब्सोल्यूट तो है ही सही, हाँ, यानी इसका पता है इस वाले एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या है, डी। एग्जैक्टली, ओके। चलो, कंपेरेटिव एडवांटेज रेफर्स टू, कंपेरेटिव एडवांटेज का आखिर मीनिंग क्या है, अ कंट्रीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस सम गुड और सर्विस एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट कंपेयर्ड टू अदर कंट्रीज। देखा जाए तो सम गुड्स की जगह ऑल गुड्स तो हो ही नहीं सकता कंपेरेटिव एडवांटेज में। कंपेरेटिव एडवांटेज का मीनिंग क्या होता है समझना है ना, ये 6 बना रहा है वो 1 बना रहा है, और ये 5 बना रहा है और वो 2 बना रहा है ना। तो इसका मतलब है कि इस कंट्री को दोनों में ही एब्सोल्यूट एडवांटेज है, लेकिन कंपेरेटिव एडवांटेज दोनों में नहीं होगा, कंपेरेटिव एडवांटेज एक में ही होगा, है ना, ठीक है, ओके। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, कंपेरेटिव एडवांटेज रेफर्स टू व्हाट, अ कंट्रीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस सम गुड और सर्विस एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट कंपेयर्ड टू अदर कंट्रीज। और बी पॉइंट, ये मुझे तो सेम ही दिख रहा है बी पॉइंट तो, अच्छा एट अ लोअर, तो लोएस्ट और लोअर में फर्क समझते हो क्या, लोएस्ट मतलब सबसे कम और लोअर मतलब उससे कम, है ना। तो कंपेरेटिव में क्या देखा जाता है, सबसे कम देखा जाता है या उससे कम देखा जाता है, उससे कम, है ना। एब्सोल्यूट मतलब सबसे कम कॉस्ट, इज दैट क्लियर, बट कंपेरेटिव मतलब उससे मैं कम हूं, इज दैट क्लियर, ओके। सी पॉइंट, चूजिंग अ प्रोडक्टिव मेथड विच यूजेस मिनिमम ऑफ द अबंडेंट फैक्टर, हाँ ये कुछ भी हो गया, चूजिंग अ प्रोडक्टिव मेथड विच यूजेस मिनिमम ऑफ द अबंडेंट फैक्टर, उल्टा होता है पता है, मिनिमम ऑफ द अबंडेंट फैक्टर नहीं, उल्टा हम वो प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हो जिसमें कि आप एबंडेंट फैक्टर का ज्यादा से ज्यादा यूज कर रखो मैक्सिमम, मतलब सी वाला तो दोस्तों देखते नहीं बन रहा है ना, ये सी वाला तो गलत ही हो गया। और फिर डी वाला बोल रहा है ए एंड बी अबव, तो अब देख लो आप बता दो, ए बी डी कुछ तो करना ही है, हाँ बी, इज दैट क्लियर, क्योंकि क्योंकि कंपेरेटिव एडवांटेज का मतलब लोएस्ट नहीं होता है, कंपेरेटिव एडवांटेज का मतलब क्या होता है, लोअर, इज दैट क्लियर, ओके। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी क्वेश्चन, यहाँ पर कौन सा सही माना हमने, बी वाला, है ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, रिकार्डो, रिकार्डो मतलब पूरा नाम क्या है, डेविड रिकार्डो, राइट, ओके। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज, तो सही बोल रहे हैं क्या, लॉ ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज उन्होंने ही, ए फॉर एडम स्मिथ, ए फॉर एब्सोल्यूट, है ना, और तो कंपैरेटिव किसने बताया है, डेविड रिकार्डो ने, ठीक है, ओके। रिकार्डो एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नहीं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हर्बलर ने बताया था, ठीक है, ओके। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, सीए फाउंडेशन कुछ भी, हाँ। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, राइट, उन्होंने लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पर कंपैरेटिव एडवांटेज बताया था, क्या है, क्लियर है सबको, ओके। दोस्तों ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, आपसे खुद से हो सकते हैं, जैसे उन्होंने क्या बोला है, डिफाइन इंटरनेशनल ट्रेड एंड सो ऑन, राइट, तो ये वही है जो हम थ्योरी पढ़ते हैं, मैं अभी इसको हम एकदम से आंसर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार घर पर जाकर यूनिट 1 की थॉरो रीडिंग करनी पड़ेगी, यानी आपका सिंपल सा क्या काम बाकी रह गया अभी, कि आपको उसकी थॉरो रीडिंग करनी, और रीडिंग करते वक्त ही चीजों को अंडरलाइन कर देना, है ना। मैं ये स्लाइड शो आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, तो अंडरलाइन जो मैंने स्लाइड शो में लिखा वो सब अंडरलाइन ही, उससे थोड़ा ज्यादा होगा अंडरलाइन, ठीक है, बट ये बेयर मिनिमम है, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद ये आ जाइए दोस्तों एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस पर, ओके। एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन में अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में प्राइस इंडेक्स का कॉन्सेप्ट उन्होंने पूछ लिया है, लेकिन प्राइस इंडेक्स का कॉन्सेप्ट हम आगे वाली यूनिट्स में जाकर समझते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा पेंडिंग रह जाएगा, है ना, प्राइस इंडेक्स का कॉन्सेप्ट जब समझेंगे तो फिर इसको समझेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे, द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस व्हीट एंड क्लोथ इन 2 कंट्रीज एक्स एंड वाई, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 2 कंट्रीज दे रखी, कौन कौन सी कंट्रीज है, एक है एक्स और दूसरी है वाई, राइट। और ये क्या बना रहे हैं दोस्तों, कौन से 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्लोथ्स एंड व्हीट, और ये अंदर जो लिखा हुआ है ना 4 2, मतलब ये क्या, ये यूनिट्स है,
या फिर ये ऑड्स हैं? ऑड्स हैं क्या? देख के बोलना यार, है ना? ऑड्स, ओके। तो ये भी 4 आवर्स है, ये भी 2 आवर्स है, ये भी 1 आवर है, और ये भी 2.5 आवर है टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है? ओके। कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन बोथ कंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ कमोडिटीज। यानी हमें क्या कंपेयर करना है ये बताओ। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन बोथ कंट्रीज in respect of both commodities. Compare the productivity of labor. मतलब यहां, हाँ, यहां पर कंपेयर द प्रोडक्टिविटी का मीनिंग आखिर क्या है वो समझना है ना। कंपेयर द प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि आखिर यहां वाला बंदा, पहली कंट्री का बंदा, अपने 1 आवर में कितनी यूनिट्स इसकी प्रोड्यूस कर पा रहा है और उसी 1 आवर में कितनी यूनिट्स उसकी प्रोड्यूस कर पा रहा है। सो दैट इज कंपेयरिंग दी प्रोडक्टिविटी, राइट? यानी सिंपल सी बात है, जो टेबल अभी आवर्स में बनी हुई है ना, जिसका बेस 1 यूनिट है, उसकी वजह क्या करो, बेस 1 आवर ले लो और यूनिट्स बता दो कि कहां पर कितनी कितनी यूनिट्स है ना। ओके, तो आप एक काम करो ना, मुझे यहाँ पर थोड़ी सी मदद करो ना। वेरी गुड, राइट। 1 यूनिट बनाने में कितने लग रहे हैं? 4 आवर्स। यानी सरल शब्दों में 1 आवर में सिर्फ कितनी यूनिट बन पाएगी? 0.25 यूनिट बन पाएगी। इज दैट क्लियर? ओके, सिमिलरली उसके नीचे 1 यूनिट बनाने में 2 आवर्स लग रहे हैं, मतलब 1 आवर में 0.50 यूनिट्स बन पाएगी। सिमिलरली उधर बताते जाओ ना, ये आ जाएगा 1, इधर कितना? 0.40, राइट? दैट इज कॉल्ड एज कंपेयरिंग दी प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन बोथ द कंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ दी कमोडिटीज। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे? हाँ, वो चेंज कर लेते हैं, राइट? ओके, है ना? अच्छा, वो कौन सी ईयर का वर्जन है? अच्छा, एक पुराना है, तो ये वाले में तो ये दे रखा है। हाँ, तो ठीक है, चलेगा। यूनिट दी और आर पूछे, आपको प्रोडक्टिविटी पूछी है ना, तो आपको कुछ तो करना है, वहां पे डिफरेंस में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंट टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके। कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन बोथ कंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ दी कमोडिटीज। Which country has absolute advantage in the production of wheat? क्या आप में से कोई बता सकता है कि प्रोडक्शन ऑफ व्हीट में आखिर किसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है? अच्छा, अब आपकी नजर, एक मिनट यार, पहले तो मुझे क्लियर करो, आप ये 4 to 1 2.5 देखकर आंसर दोगे या ये ब्लू वाले देखकर आंसर दोगे? आप और मैं कॉमन सेलेक्ट करना है। अच्छा देखो, किसी को भी आंसर तो करेक्ट आएगा, तो अपन एक काम करें, जो छपा हुआ है उसको ही देखकर आंसर दे देते। ठीक है, ये ब्लू वालों को भूल जाना है ना। चलो, सेकंड पॉइंट क्या पूछा है? विच कंट्री हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। तो अपन एक काम करते हैं ना, निकाल ही लेते हैं ना। क्लोथ कंट्री एक्स को बनाने में लग रहे हैं 4 आवर्स, और वाई वाला वही काम कितने में कर रहा है? यानी देखा जाए तो क्लोथ बनाना किसको ज्यादा सूट होता है? वाई को। सिमिलरली व्हीट बनाने में इसको 2 आवर्स लग रहे हैं और इसको 2.5। हाँ, तो सही है ना। तो फिर कंट्री एक्स को ही व्हीट बनाना सूट करेगा, राइट? तो मैं ऐसा बॉक्स ही बना लेता हूँ यार, हमेशा का टेंशन ही खत्म। चलो, सो विच कंट्री हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन दी प्रोडक्शन ऑफ व्हीट? दोस्तों आंसर बोलेंगे, व्हीट में कंट्री एक्स हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज। व्हाई? बिकॉज इट टेक्स 2 आवर्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ व्हीट, वेयर एज कंट्री वाई टेक्स कितना? 2.5 आवर्स। विच कंट्री हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन दी प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ? Why? Because it takes 1 hour to produce 1 unit, whereas country X takes 4 hours to produce 1 unit. तो यहाँ पर Y को एडवांटेज होगा। ठीक है, यहाँ पर X का आंसर आ जाएगा, यहाँ पर Y का आ जाएगा। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद, if there is trade, which commodity should this countries produce? वो तो वही हो गया ना कि कंट्री X should produce wheat and country Y should produce cloth. Is that clear? मजाक कर रहे हैं ये लोग, बहुत इजी चल रहा है, राइट? ओके, मैंने पढ़ा है इसे। फिफ्थ पॉइंट पर आएंगे दोस्तों, व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ईच? ओ, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये भी कर लेंगे। व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ईच कमोडिटी? मतलब इसमें आंसर 2 आएंगे या 4 आएंगे? 2 4 की 8, अरे बाप, 4 आंसर आएंगे, है ना? ओके, क्योंकि इन्होंने पूछा व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ईच कमोडिटी, यानी हर कमोडिटी का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालो। तो सबसे पहले अपन एक काम करें, अपन कौन सी कमोडिटी उठा लेते हैं? क्लोथ्स। अब हम क्लोथ्स का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल सकते हैं क्या? जी हाँ, निकाल सकते हैं, राइट? और क्लोथ्स का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस टर्म्स में निकलेगा? व्हीट की टर्म्स में निकलेगा।
मतलब सरल शब्दों में 1 यूनिट ऑफ क्लोथ बनाने में आखिर कितना यूनिट्स ऑफ व्हीट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 1 यूनिट ऑफ क्लोथ को बनाने में कितना यूनिट ऑफ व्हीट को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ व्हीट इन टर्म्स ऑफ, नहीं, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ क्लोथ इन टर्म्स ऑफ व्हीट्स। हाँ, इसको आवर्स में भी निकाल सकते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, और यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं, राइट। मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुड बी इन टर्म्स ऑफ आवर्स एंड कुड बी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, दोनों चलेगा, राइट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आवर्स में भी बता सकते हैं और यूनिट्स में भी। चलो अपन पहले एक बार यूनिट्स का ट्राई करते हैं। हाँ, ओके। कंट्री एक्स में अगर आप, ये 0.25 क्या है, यूनिट्स, ओके, है ना। अगर हम 1 आवर काम करते हैं तो हम कितनी यूनिट्स बनाते हैं, 0.25। और वही 1 आवर अगर आपने कहा दे दिया वीट में, तो आप कितनी यूनिट बना गए, 0.5। यानी सरल शब्दों में यहां 1 यूनिट बनाते तब यहां पर 4 यूनिट्स बन जाती, नहीं 2। फोर से मल्टीप्लाई कर दिया ना, नहीं गलत हो गया, सही है। आप देख लेना यार, है ना। देखो यहाँ 0.25 यूनिट बनती तो यहाँ पर 0.5 बनती है, तो यहाँ जब 1 यूनिट बन गई तो यहाँ कितनी बन जाएगी, 2, है ना। 0.5 इंटू 4 कर दिया ना, 4 गुना, 4 घंटे पूरे लगा दिया आपने, तो 1 यूनिट बन गई। तो वही 4 घंटे आप यहाँ लगा देते तो कितनी बन जाती, 2 यूनिट्स। यानी इसकी जब 1 यूनिट बन जाती तो इसकी 2 यूनिट बन जाती। तो व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ क्लोथ, 2 units of wheat is the opportunity cost of 1 unit of cloth, है ना। ओके, सिमिलरली चलो y, ओ ये तो बहुत आसान हो गया आपके लिए कि y में 1 यूनिट जब बनती है तो इसकी कितनी बन जाती है, 0.40। तो इसकी 1 यूनिट अगर हमने बनाई तो इसकी कितनी यूनिट का नुकसान हो जाएगा, 0.4। तो हियर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 0.4 यूनिट्स ऑफ व्हीट फॉर एवरी 1 यूनिट ऑफ क्लोथ। ये अभी हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसकी निकाली, क्लोथ की निकाली इन टर्म्स ऑफ व्हीट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ क्लोथ ही है ये, क्योंकि क्लोथ को बनाओगे तो आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी गंवानी पड़ेगी। कौन सी गंवानी पड़ेगी, व्हीट की। सिमिलरली अब अगर आप ऐसा चाहते हो कि नहीं नहीं मैं इसका आंसर निकालता हूं, किसका, व्हीट का, तो वो भी निकाल लेंगे दोस्तों, हम पीछे नहीं उसमें, है ना। देखना कैसे करेंगे, ये 0.5 बनाते हैं तो ये 0.25 बनता है, तो जब ये 1 बनाएंगे तो ये कितना बनेगा, 0.5। तो how much is the opportunity cost of 1 unit of wheat in terms of cloth, 0.5 units of cloth is the opportunity cost for every 1 unit of producing wheat, ओके। और ये 1 है और ये कितना है, 0.4, मतलब क्या करना पड़ेगा, 2.5, है ना। यानी इसको 1 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2.5। यानी कि 1 यूनिट ऑफ व्हीट बनाने के चक्कर में कितना नुकसान खाएगा इंसान, 2.5 यूनिट्स ऑफ क्लोथ का नुकसान खाएगा, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ क्लोथ। इज दैट क्लियर, ओके, है ना। जो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको बताया है वही वहां पर लिखा हुआ है, वहां तो एक्चुअली बहुत सरल शब्दों में लिखा हुआ है, उन्होंने 1 यूनिट की टर्म्स में कन्वर्ट ही नहीं करा, उन्होंने तो सिंपल इतना बोला 0.50 इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और 0.25, और बोला है 0.4 इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर 1, एज सिंपल एज दैट। हमने उसको पर 1 यूनिट की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि कल को अगर ये पूछ लेते ना फॉर 1 यूनिट ऑफ ईच कमोडिटी तो हमें ऐसा करना पड़ता, ऑल्टरनेटिवली डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों एक आखिरी क्वेश्चन, फिर तो आज आपकी छुट्टी हो जाएगी यार, जल्दी छूट रहे हैं आज। क्वेश्चन नंबर 3, countries Roseland and Daisyland have a total of how many hours, 4000 hours each of labor available each day to produce shirts and trousers। दोस्तों ये दो कंट्री है, एक है रोजलैंड और एक है डेजी, राइट। और इनके पास कितना समय अवेलेबल है डेली बेसिस पर, 4000 लेबर आवर्स इनके पास डेली बेसिस पर अवेलेबल है टू प्रोड्यूस क्या, शर्ट एंड ट्राउजर। बोथ कंट्रीज यूज इक्वल नंबर ऑफ आवर्स ऑन ईच गुड ईच डे। अरे बाप रे, मतलब ये लोग इंटरनेशनल ट्रेड कर ही नहीं रहे, दोनों ही कंट्री एक बराबर आवर्स लगाती हर प्रोडक्ट पर हर दिन। यानी जहां तक मुझे लग रहा है कि अगर इनके पास 4000 आवर्स हैं तो ये लोग क्या करते हैं, मतलब 2000 आवर्स शर्ट बनाने पे लगा देते हैं और 2000 ट्राउजर बनाने पर लगा देते हैं।
Roseland produces 800 shirts and 500 trousers per day, and Daisyland produces 500 shirts and 250 trousers per day. एक काम करें, वेरी गुड यार, कितना सही पहचानने लग गए आजकल हम एक दूसरे को। तो यहाँ पर इसको अपन क्या कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, सही काम हो जाएगा ना, क्या बोलते हैं आप? अब वो अपनी चॉइस है कि अपने को कंट्री कहाँ पर लिखना है और कमोडिटी कहाँ पर लिखना है, ठीक है, ओके। तो मैं पैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसा कर देता हूँ जैसा इन्होंने किया, अदरवाइज स्विच भी कर सकते हो, राइट, ओके। बट स्विच कर दूंगा मैं, अलग बताऊंगा, वहां अलग लिखा क्या मतलब। तो यहाँ पर आ जाएगा लेट अस से रोज, और यहाँ पर है डेजी, मतलब हमने कंट्री को यहाँ लिख दिया, है ना, ओके। कंट्री को हमने यहाँ लिख दिया, और कमोडिटी को यहाँ पर लिख देते हैं, दो ही कमोडिटी है यार, एक है शर्ट्स और दूसरा है ट्राउजर्स। हाँ तो थोड़ा सा गाइड करो ना यार, कि ये रोज वाले कितने शर्ट बना लेते हैं, 800 शर्ट्स बना लेते हैं, ओके। और रोज वाले ट्राउजर बनाते हैं 500, जबकि डेजी वाले क्या करते हैं, 500 शर्ट्स बनाते हैं और 250 ट्राउजर्स बनाते हैं। इज दैट क्लियर? ओके। हाँ अब वन क्वेश्चन पढ़ते हैं यार शांति से, है ना, डेटा लिख लिया ना, ताकि क्या ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कभी कुछ देखना पड़ेगा तो ये देखना पड़ेगा कि टोटल 4000 आवर्स है हमारे पास, और इक्वल नंबर ऑफ आवर्स दोनों कंट्री हर गुड पर यूज़ करती है, मतलब दोनों गुड्स पर 2000 आवर्स यूज़ करती, ठीक है। इन दी एब्सेंस ऑफ ट्रेड, ओ अगर ट्रेड ही नहीं होगा तो क्या होगा, विच कंट्री हैज, एक कंट्री में शर्ट ज़्यादा हो जाएंगे, एक में ट्राउजर ज़्यादा। In the absence of trade, which country has absolute advantage in producing shirts and which country has absolute advantage in producing trousers? तो एक मिनट, ये जो 800 500 लिखा है क्या, ये आवर्स या फिर ये यूनिट्स है? यूनिट्स। और अपन इसका डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं, मतलब सीधे नंबर्स कंपेयर करके आप आंसर दे सकते हो। मुझे समझा सकते हो कि सीधे नंबर्स कंपेयर करके आंसर क्यों दे सकते हैं, क्योंकि इन सभी नंबर्स का बेस एक ही है। बोलो क्या है बेस? 2000 आवर्स। तो हमसे पूछ रहे हैं कि बताओ कौन सी कंट्री जिसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है क्या प्रोड्यूस करने में, शर्ट्स। शर्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, रोज वाले 2000 आवर्स प्रोड्यूस, आवर्स में कितने शर्ट बना लेते हैं, ओके। और ये जो डेजी वाले हैं ये 2000 आवर्स में ओ सिर्फ कितने बना पाते हैं, 500। तो फिर दोस्तों शर्ट बनाने में कौन सी कंट्री को एडवांटेज है, रोज को, ठीक है। अच्छा ट्राउजर बनाने में कौन सी कंट्री को एडवांटेज है, रोज। सेम आंसर, हाँ, क्योंकि ये 500 ही बना पाते हैं और ये 250 बना पाते हैं, मतलब ये 500 ज्यादा बना लेते हैं ना रोज वाले ट्राउजर्स। यानी देखा जाए तो एब्सोल्यूट एडवांटेज जो है वो दोनों में ही किसको है, रोज को ही है। मतलब देखा जाए तो क्या यहाँ पर एडम स्मिथ एप्लीकेबल होगा, या फिर हमें डेविड रिकॉर्डो पर ही जाना पड़ेगा, डेविड रिकॉर्डो, क्योंकि एक ही कंट्री जो दोनों भी काम अच्छा कर लेती तो वो तो आंसर देने से पहले एडम स्मिथ चले गए थे। फिर वो आंसर किसने दिया था, डेविड रिकॉर्डो ने बोला अच्छा अच्छा ऐसी सिचुएशन है एक कंट्री दोनों में अच्छी, नहीं नहीं फिर भी बात जमा देंगे, राइट। विच कंट्री हैज कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग शर्ट्स एंड विच कंट्री हैज कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग ट्राउजर्स। आखिर किस कंट्री को कंपैरेटिव एडवांटेज है शर्ट प्रोड्यूस करने में और ट्राउजर्स प्रोड्यूस करने में। अब देखना यहाँ पर थोड़ा सा सोचकर लिखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करें, मतलब एक बात बताना, ऐसे यूं देखूं मैं ये सही है या ऐसे देखना सही, बस आप तो मुझे एंगल बता दोगे मैं समझ जाऊंगा। ऐसे ही जैसा भी बना है वैसे ही देखना सही है ना है ना, ओके। क्योंकि यार आप देखोगे कैसे, रोज का शर्ट और ट्राउजर कंपेरेबल है क्या डेटा, ये कंपेरेबल कौन सा डेटा बनता है, ये कंट्री की कंट्री से लड़ाई होगी, राइट, वो कंपेरेबल बनेगा नहीं, नहीं ऐसे ही होगा क्या, विच कंट्री हैज कंपेरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग शर्ट्स, ओ ओके ठीक है। अच्छा अपन एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से 00 हटा दो, यहाँ से 00 हटा दो, यहाँ से 00 हटा दो, इसको 2.5 कर दो, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और नहीं तो ठीक है ऐसे भी हो जाएगा, है ना।
तो यार बता नहीं पा रहे यार, देखो जैसे रोज है तो उसको तो शर्ट भी अच्छा ही बना लेता है वो तो, और ट्राउजर भी अच्छा ही बना लेता है, ज्यादा ज्यादा मतलब। नहीं, वो एक ही पॉइंट के अंदर दो पूछे हुए, मतलब वो एक ही पॉइंट है, इज दैट क्लियर? मतलब अगर ये दो अलग अलग पॉइंट में पूछता ना, सेकंड और थर्ड, तो फिर आंसर एक ही होता कि कंपेरेटिव एडवांटेज शर्ट में भी इसी को ही है और ट्राउजर में भी इसी को ही है। अगर दो अलग अलग पॉइंट पूछता लेकिन एक ही पॉइंट के अंदर ए और बी है, तो फिर वो वाला लगेगा गणित। अच्छा आप, मतलब अच्छा मतलब आपने वो सिलेक्ट करके बता दिया कि इस कंट्री को ये काम करना चाहिए और उस कंट्री को वो काम करना चाहिए। ओके दोस्तों, आपके पास 30 सेकेंड का समय है ये सोचने के लिए कि किस कंट्री को क्या करना चाहिए, है ना? तो आपका क्या जवाब आ रहा है कि ट्राउजर रोज करे और डेजी शर्ट करे। ठीक है, जैसा भी हो मतलब आंसर, आपका जो भी आंसर निकले, आराम से सोचो समझो फिर सोच समझ कर बोलो। अच्छा ये तो आखिरी क्वेश्चन ही है, ये सही दे दिया तो आज छुट्टी हो जाएगी आपकी। अब देख लो आपको कितनी जल्दी घर जाना है। तो ना यहाँ पर तरीका वो वाला एकदम सही है, वो वाला तरीका लगा दो आप तो आपके आंसर ऐसे आ जाएंगे। कौन सा वाला तरीका? रेशियो वाला, वो नहीं अपन वो कैलकुलेट करते थे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला तरीका बता दो, है ना? ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या करो, आप दोनों में से किसी भी एक कमोडिटी को पकड़ लो, राइट, और उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल दो इन टर्म्स ऑफ अदर कमोडिटी। यानी लेटेस्ट से हमने क्या किया, हमने तो एक काम करा, यहाँ पर हमने शर्ट को घेर लिया, राइट, और हमने कहा कि हे रोज तुम कितने शर्ट बना लेते हो? 800। लेकिन वही समय अगर तुम ट्राउजर में देते तो कितने बनाते हैं? 500। यानी देखा जाए तो तुम्हारे 800 शर्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 500 ट्राउजर। तो 800 बाय 500 करें, 500 बाय 800, 500 बाय 800 बिकॉज आवर बेस इज शर्ट। तो 800 शर्ट बनाने के चक्कर में 500 ट्राउजर नहीं बना पाते, यानी 5/8। 5/8 मतलब क्या होता है? 0.625। तो रोज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? 0.625 होती है। अब ये बताओ कि 0.625 शर्ट से या 0.625 ट्राउजर से? वेरी गुड यार, सबने एक जैसा जवाब दे दिया। 0.625 ट्राउजर्स पर 1 यूनिट ऑफ शर्ट, ये हुई हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलते हो? सिमिलरली अब हम कौन सी कंट्री में जाएंगे? डेजी। डेजी में बोलेंगे कि अगर तुम 500 शर्ट बनाते हो तो फिर तुम 250 शर्ट्स नहीं बना पाते हो। मतलब वैसे अभी ये दोनों बना रहे आधे आधे समय में, लेकिन जब वो सारा समय इधर दे देंगी या सारा समय इधर दे देंगे तो प्रोडक्शन एक का डबल हो जाएगा और एक का जीरो हो जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐसे निकल सकती है ना कि इतने समय में ये इतना तो उतने ही समय में वो उतना। हाँ, तो ये 500 शर्ट्स बनाते हो तो 250 ट्राउजर गए आपके, नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ? 250 का। कितना बनाने के चक्कर में? 500 शर्ट बनाने के चक्कर में, यानी बोल दो यार आज तो 0.5 ट्राउजर का हमारा अपॉर्चुनिटी लॉस है पर 1 यूनिट ऑफ शर्ट। किसका अपॉर्चुनिटी लॉस कम है? डेजी का अपॉर्चुनिटी लॉस कम है। तो जिसका कम होता है अपॉर्चुनिटी लॉस, हम उसको अपॉर्चुनिटी लूज करने देते हैं। हाँ, लूज करने देते हैं वो, क्या आप तो कर दो क्योंकि आपका तो अपॉर्चुनिटी लॉस कम है। क्या बनाने की अपॉर्चुनिटी लूज करने देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या शर्ट बनाने की अपॉर्चुनिटी लूज करने देते हैं या ट्राउजर बनाने की अपॉर्चुनिटी लूज करने देते हैं? और पहले 30 सेकंड सोचना फिर बोलना। ट्राउजर बनाने की अपॉर्चुनिटी हम लूज करने देते हैं। 30 सेकंड सोच।
तो अब अल्टीमेट कंक्लूजन क्या निकला कि रोज क्या बनाएगा और डेजी क्या बनाएगा? रोज क्या बनाएगा? ट्राउजर बनाएगा और डेजी शर्ट बनाएगा। एक मिनट यार, आपने तो मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। रोज ट्राउजर बनाएगा। अच्छा हाँ, क्योंकि अगर रोज को बोला शर्ट बनाओ तो नुकसान ज्यादा खाएगा वो, तो उसको बोलेंगे नहीं नहीं ज्यादा नुकसान मत करो, तुम तो करो ये काम करो, मतलब रोज तुम क्या बनाओ? ट्राउजर। और डेजी को क्या बोलेंगे? देखो यार, अगर तुम शर्ट बनाते हो तो तुम्हारा ट्राउजर का नुकसान होगा, पर तुम्हारा कम नुकसान है ना, देखो उसका ज्यादा नुकसान है ना, ट्राउजर नहीं बनाएगा तो, है ना? ओके। सामने वाला शर्ट बनाता है, ऊपर वाला जब शर्ट बनाता है तो उसका ट्राउजर का नुकसान ज्यादा हो जाता है, तो उसको मत करो परेशान, है ना, उसको ट्राउजर बनाने दो, क्योंकि अगर उसको शर्ट बनाने पर लगा दिया तो ट्राउजर का नुकसान उसका ज्यादा हो जाएगा। तो ऊपर वाले को क्या बोलो कि वो क्या बनाए? ट्राउजर। इसका इंप्लाइड मीनिंग है कि नीचे वाला क्या बनाए? शर्ट। अच्छा शर्ट बनाएगा तो इसका नीचे वाले का नुकसान होगा, हाँ, पर होने दो क्योंकि कम होगा, यानी इसको शर्ट बनाने का बोलेंगे डेजी को, और रोज को क्या बोलेंगे? ट्राउजर बनाओ। इज दैट क्लियर? ओके। यही आंसर दोस्तों आपके वहां पर पीछे लिखा होगा। अपन ने क्या डिसाइड किया कि रोज को शर्ट का बोलेंगे ना, हाँ रोज, एक मिनट, रोज को ट्राउजर का, रोज हैज लेवर, देयरफॉर रोज हैज कंपैरेटिव एडवांटेज, ओके, फॉर प्रोड्यूसिंग ट्राउजर। यस, रोज ट्राउजर बनाएगा, ऐसा ही लिखा हुआ है, अपन ने भी यही सोचा था क्या? हाँ, रोज ट्राउजर बनाएगा ना, यहाँ पर लिखा है कि डेजी जो है वो शर्ट्स बनाएगा। अपना भी यही आया था ना, डेजी शर्ट बनाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही हमारी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होती है। आज के लिए बस इतना ही। ओके।